नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और प्रभावशाली किताब के बारे में, जो है चार्ल्स डुहिग की द पावर ऑफ हैबिट। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। चार्ल्स डुहिग इस किताब के माध्यम से एक बहुत ही अनोखी और साइंटिफिक अप्रोच से हमें ये समझाते हैं कि आखिर हमारी आदतें काम कैसे करती हैं। किताब में बताए गए हैबिट लूप की अवधारणा, जो कि क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड से मिलकर बनती है, ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारी सबसे छोटी से छोटी आदत भी एक स्पेसिफिक पैटर्न का अनुसरण करती है। ड्यूहिग के अनुसार जब हम इस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं या नई अधिक सकारात्मक आदतें डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा ये किताब विल पावर और इसके महत्व को भी हाईलाइट करती है और बताती है कि कैसे विल पावर को एक मसल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। एक और दिलचस्प पहलू जो ड्यूहिग ने शेयर किया है वो ये है कि कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट। ये कुछ ऐसी विशेष आदतें हैं जो एक बार जब हम अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं तो ये अन्य सकारात्मक परिवर्तनों को ट्रिगर करती हैं, जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग में सुधार होता है। इस किताब में दी गई इंसाइट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और यहाँ तक कि कम्युनिटीज़ में भी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, बस अपनी आदतों को समझकर और उन्हें स्ट्रैटेजिकली बदलकर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं या फिर बस ये समझना चाहते हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं, तो आइए आज का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रोचक किताब की शुरुआत करें एक कहानी से जो कि कुछ वैज्ञानिकों की मनपसंद केस स्टडी से जुड़ी हुई है। लीजा एलन अपनी फाइल के मुताबिक 34 साल की थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुरू की थी और ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी मोटापे से जूझ रही थी। एक समय अपने मिड 20s में कलेक्शन एजेंसीज उनके पीछे तकरीबन $10,000 के कर्जे की वसूली के लिए दौड़ रही थी। एक पुरानी रिज्यूम के अनुसार उनकी सबसे लंबी नौकरी 1 साल से भी कम समय तक चली थी। लेकिन अब जो लीजा रिसर्चर्स के सामने थी वो पहले से काफ़ी अलग थी। वो पतली और एनर्जेटिक थी, एक रनर की तरह मजबूत पैरों के साथ। उसकी रीसेंट तस्वीरें बता रही थी कि वो अपनी उम्र से 10 साल कम उम्र की लग रही थी और ऐसा लगता था जैसे वो रूम में मौजूद किसी को भी एक्सरसाइज में मात दे सकती थी। उसकी फाइल के अनुसार अब लीजा पर कोई कर्जा नहीं था, वो शराब नहीं पीती थी और एक ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म में पूरे 39 महीने से काम कर रही थी। डॉक्टर ने लीजा से पूछा, आपकी आखिरी सिगरेट कब थी? हर बार लैब में आने पर लीजा यही सवाल का जवाब देती। उसने कहा, करीब 4 साल पहले। तब से उसने 76 पाउंड वेट कम किया, मैराथन भी दौड़ी, मास्टर्स की डिग्री भी शुरू की और एक घर भी खरीदा। लीजा के लिए ये समय बहुत बदलाव भरा रहा। कमरे में न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट और एक सोशियोलॉजिस्ट थे। पिछले 3 साल से नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की फंडिंग से उन्होंने लीजा और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को स्टडी किया था, जिनमें पुराने स्मोकर्स, ज़्यादा खाने वाले, प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, ऑब्सेसिव शॉपर्स और दूसरे हार्मफुल हैबिट्स वाले लोग शामिल थे। इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज़ थी, उन्होंने अपने जीवन को छोटे समय में ही बदल दिया था। रिसर्चर्स ये समझना चाहते थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। इसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के वाइटल साइंस को मापा, उनके घरों में वीडियो कैमरास लगाए ताकि उनकी डेली रूटीन्स को ट्रैक किया जा सके, उनके डीएनए का सीक्वेंस लिया और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके देखा कि उनके दिमाग में क्या होता है जब वो सिगरेट्स या खाना जैसे टेम्पटेशंस को देखते हैं। उनका गोल ये था कि ये पता लगाएं कि आदतें दिमाग में कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। डॉक्टर्स ने लीजा से कहा, मुझे पता है तुम ये कहानी बहुत बार सुना चुकी हो, पर कुछ साथियों ने ये सिर्फ दूसरों से सुनी है। क्या तुम फिर से बता सकती हो कि तुमने स्मोकिंग कैसे छोड़ी? लीजा ने जवाब दिया, हाँ, ये सब कायरो में शुरू हुआ था।
उसने बताया कि ये ट्रिप एकदम से प्लान की गई थी। कुछ महीने पहले उसका पति घर आया और बताया कि वो लीजा को छोड़ रहा है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। लीजा को इस धोखे को समझने और ये मानने में थोड़ा समय लगा कि अब उनका तलाक हो जाएगा। पहले तो वो बहुत दुखी थी, फिर गुस्से में आकर उसने अपने पति और उसकी नई गर्लफ्रेंड का पीछा करना शुरू कर दिया, उन्हें परेशान करना शुरू किया और एक दिन वो नशे की हालत में उसकी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गई, धमकी दी कि वो उसके घर को आग लगा देगी। ये सब कुछ उसके जीवन का एक बहुत ही टर्बुलेंट फेज था। उसका कायरो जाना एक तरीके से उसके जीवन में नई शुरुआत का संकेत था। उस ट्रिप ने उसमें एक नई उम्मीद और डायरेक्शन की शुरुआत की और अल्टीमेटली उसने स्मोकिंग छोड़ दी, जो उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली थी। ये समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लीजा ने बताया। मैं हमेशा से इजिप्ट के पिरामिड्स देखने का सपना देखती थी और मेरे क्रेडिट कार्ड पर अभी भी कुछ लिमिट बची हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चली जाऊं। जब लीजा कायरो पहुंची तो उसके होटल के कमरे से सुबह सुबह मॉस्क्यू की अजान की आवाज आई और उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में एकदम अंधेरा था। आधी नींद में उसने एक सिगरेट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो इतनी डिसओरिएंटेड थी कि उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जिसे वो जलाने जा रही है वो एक सिगरेट है या पेन। जब प्लास्टिक के जलने की बदबू आई तब उसे समझ में आया कि वो एक पेन को जलाने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ महीने उसने रोते हुए, कुछ भी खाते हुए और नींद की कमी के साथ शर्म, हेल्पलेसनेस, डिप्रेशन और गुस्से के जज्बातों के बीच बिताए। बेड पर लेटी वो बिल्कुल टूट गई। एक गहरी उदासी की लहर ने मुझे घेर लिया, उसने कहा। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी के सभी सपने और उम्मीदें बिखर गए हैं। इतना बुरा हाल था कि मैं एक सिगरेट भी ठीक से नहीं जला पा रही थी। लीजा अपने जीवन की सबसे नीचे के पॉइंट पर पहुंच गई थी। उसकी शादी का अंत और उसका स्वास्थ्य गिरावट पर था, जो उसको एक अंधेरी जगह पर ले आया था। कायरो की यात्रा, जो एक भावुक फैसले के तहत ली गई थी, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसकी जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आई जब उसने महसूस किया कि अगर जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है तो पहला कदम उसे ही उठाना होगा। उस रात होटल के कमरे में एक टूटा हुआ जग और एक सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाते हुए लीजा को एहसास हुआ कि वो जिंदगी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी बिना किसी मेहनत के। वो पल जब उसने गलती से एक पेन को जलाने की कोशिश की थी, उसके लिए एक जागरूक मोमेंट बन गया। उसकी डेस्पिरेशन, उसका दर्द और उसका अकेलापन उसको एक नए फैसले की तरफ ले गया। उसने फैसला किया कि उसको अपने जीवन में कुछ कंट्रोल वापस पाने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। इसीलिए जब वो कायरो की गलियों में टैक्सी से गुजरी और फिर गीजा के पिरामिड्स और रेगिस्तान की वास्तविकता को देखा, उसने महसूस किया कि जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो वापस आएगी, लेकिन इस बार ज्यादा मजबूत और तैयार होकर रेगिस्तान का सामना करने के लिए। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य सेट करेगी, कुछ ऐसा जो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इस क्षेत्र में बिताए एक पल ने उसको समझा दिया कि जिंदगी सिर्फ गम, दर्द या निराशा नहीं है, बल्कि हर एक के अंदर एक शक्ति है जो उन्हें अपने जीवन को बदलने की ताकत देता है। लीजा का ये एहसास, उसका अपने आप को एक नए लक्ष्य के लिए समर्पित करना, उसके जीवन का एक नया अध्याय था। वो समझ गई थी कि कभी कभी सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें हमारे जीवन का सही अर्थ समझने और उसमें सुधार लाने की दिशा दे सकती हैं। लीजा के मन में एक विचित्र विचार आया और वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि ये सोच कुछ अजीब थी। उसकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ट्रैकिंग के लिए सही नहीं थी। उसके पास पर्याप्त धन भी नहीं था और उस डेजर्ट का नाम भी उसको मालूम नहीं था जिसे वो देखने का सपना देख रही थी। लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए ये जरूरी था कि उसका कोई लक्ष्य हो, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे दे।
लीजा ने एक निर्णय लिया कि वो खुद को 1 साल का समय देगी, अपने आप को फिजिकली और मेंटली इस यात्रा के लिए तैयार करने का। उसको समझ आया कि अगर वो इस यात्रा पर जाना चाहती है तो उसको कुछ बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी स्मोकिंग छोड़ना। ये एक ऐसा फैसला था जो न सिर्फ उसकी सेहत के लिए अच्छा था, बल्कि उसके सपने को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम था। जब लीजा 11 महीने बाद उस रेगिस्तान में अपने सपने को साकार करते हुए पहुंची, वो एक सुविधा युक्त टूर पर थी जिसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। उनके पास इतना सामान था कि अगर वो एक डिब्बा सिगरेट भी रख लेते तो भी उनके सामान में कोई कमी नहीं आती। लेकिन उस पल में लीजा के लिए वो सिगरेट्स या उनका त्याग कोई मायने नहीं रखता था। उस टैक्सी राइड के वक्त जो लीजा ने कायरो में ली थी और उसके बाद जो डिसीजन लिया, वो सब कुछ लेबोरेटरी के साइंटिस्ट के लिए शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उनका मेन फोकस समझना था कि एक छोटी सी बदलाव की भावना, स्मोकिंग छोड़ने का संकल्प ने लीजा के जीवन में कैसे एक शेरनी की परिवर्तनकारी गतिविधियों को जन्म दिया, जो अंततः उसकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करेगी। ये एक छोटी सी सोच थी, लेकिन उसका परिणाम लीजा के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने वाला था। लीजा की कहानी एक प्रेरणा की मिसाल है, जिसमें एक छोटी सी शुरुआत ने उसकी जिंदगी को पूरी तौर पर बदल दिया। कायरो की उस यात्रा से लौटकर उसने डिसाइड किया कि अगर जिंदगी में सच में कुछ बदलना है तो सबसे पहले स्मोकिंग छोड़नी होगी। ये डिसीजन उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। स्मोकिंग छोड़ने का फैसला उसके लिए बस एक शुरुआत थी, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। एक छोटी सी आदत को बदलना उसकी जिंदगी के हर पल एक पहलू को बदलने लगा। जब लीजा ने स्मोकिंग छोड़ने का निश्चय किया तो उसने इस आदत को किसी और सेहतमंद आदत से रिप्लेस करना शुरू किया, जैसे कि जॉगिंग। ये एक छोटी सी आदत का बदलाव उसकी दिनचर्या, खाने की आदतों, सोने का समय, पैसे बचाने की स्ट्रैटेजी और काम करने के तरीके को भी प्रभावित करना शुरू करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदतों को नए सेहतमंद आदतों से रिप्लेस किया, जैसे कि हाफ मैराथन्स और फिर मैराथन्स में दौड़ना, दोबारा स्कूल जाना, एक नया घर खरीदना और एंगेज होना। ये सब कुछ 1 साल के अंदर ही हो गया। साइंटिस्ट ने जब लीजा की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि उसके ब्रेन में एक रिमार्केबल चेंज आया था। उसके पुराने हैबिट्स के न्यूरल पैटर्न्स को नए हैबिट्स के पैटर्न्स ने ओवरराइड कर दिया था। ये दिखाता है कि आदतों को बदलकर हम अपने दिमाग को भी बदल सकते हैं। लीजा ने जो कदम उठाया वो सिर्फ एक हैबिट को बदलने का था, लेकिन इसने उसके जिंदगी का हर एक पहलू बदल दिया। ये कहानी बताती है एक कीस्टोन हैबिट, यानी एक सेंट्रल हैबिट को बदलने पर हम अपनी जिंदगी के दूसरे रूटीन्स को भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं। लीजा ने सिर्फ स्मोकिंग छोड़ने पर ध्यान दिया था शुरुआत में, लेकिन इसने उसकी पूरी जिंदगी को नए सिरे से लिख दिया। ये बताता है कि हमारी आदतों का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है और एक छोटी सी शुरुआत कैसे बड़े बदलाव ला सकती है। लीजा के एक्सपीरियंस ने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग इनसाइट्स को स्पॉटलाइट में लाया, जो रिसर्चर्स के लिए एक खजाना थी। जब रिसर्चर्स ने लीजा को उसके ब्रेन स्कैन्स दिखाए तो उन्होंने स्पेसिफिकली 2 एरियाज को हाईलाइट किया। पहला, ब्रेन का वो हिस्सा जो क्रेविंग्स और हंगर को कंट्रोल करता है। ये एरिया अभी भी एक्टिव था जब लीजा खाने को देखती थी, यानी उसका ब्रेन अभी भी वही सिग्नल्स भेज रहा था जो पहले ओवर ईटिंग के लिए जिम्मेदार थे। मगर यहाँ एक नया ट्विस्ट था। दूसरा एरिया, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन और बिहेवियर कंट्रोल से जुड़ा हुआ था, उसमें नई और ज्यादा प्रोनाउंस्ड एक्टिविटी दिखाई दी। इसका मतलब ये था, जैसे जैसे लीजा ने अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू किया, उसके ब्रेन में भी फिजिकल चेंजेस आए। ये चेंजेस उसके विल पावर को मजबूत कर रहे थे, जिससे वो अपनी पुरानी अर्जेस को बेटर कंट्रोल कर पा रही थी। ये ऑब्जर्वेशंस रिसर्चर्स के लिए एक आई ओपनर थे। लीजा की केस स्टडी से उन्हें ये समझने में मदद मिली कि कैसे एक इंसान के कॉन्शियस डिसीजन उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं और अल्टीमेटली उसकी हैबिट्स को। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी हैबिट सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर्स को भी प्रभावित करती हैं।
लीजा का केस इतना महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि उसने साइंस को एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक व्यक्ति अपने विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू अपने बिहेवियर पैटर्न्स को मॉडिफाई कर सकता है। और ये सब कुछ ब्रेन स्कैन्स के जरिए विजिबली डॉक्यूमेंटेड था, जो कि एक रेयर इंसाइट था इनटू द फिजिकल मैकेनिक्स ऑफ हैबिट्स फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन। कमरे में उपस्थित सब लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि वो किसी बड़े ब्रेक थ्रू के करीब हैं। लीजा के एक्सपीरियंसेस और उसके ब्रेन स्कैन्स ने उन्हें एक फिजिकल मैप दिया था कि कैसे हैबिट्स हमारे ब्रेन में फॉर्म होते हैं और कैसे उन्हें चेंज किया जा सकता है। ये समझना कि एक डिसीजन किस तरह से एक ऑटोमेटिक बिहेवियर में बदल सकता है, ये न सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टडीज के लिए बल्कि इंडिविजुअल बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, जब आप आज सुबह उठे तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने शॉवर लिया, आपने ईमेल चेक किया या किचन काउंटर से एक डोनट उठा लिया? क्या आपने टॉवल लेने से पहले या बाद में अपने दांत साफ किए? आपने पहले लेफ्ट या राइट शू बांधा? घर से निकलते वक्त आपने बच्चों से क्या कहा? कौन सा रास्ता आपने अपने काम पर जाने के लिए चुना? जब आप अपनी डेस्क पर पहुंचे तो क्या आपने ईमेल से डील किया, किसी कलीग से बात की या मेमो लिखना शुरू किया? लंच में सैलेड या हैमबर्गर लिया? जब आप घर आए तो क्या आपने अपने स्नीकर्स पहने और दौड़ने चले गए या अपने आप को एक ड्रिंक दिया और टीवी के सामने डिनर किया? जब आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपका दिन किस तरह से शुरू होता है तो आपको रियलाइज होगा कि ज़्यादातर एक्शंस ऑटोमेटिक ही होते हैं। आप बिना ज़्यादा सोचे समझे ही काम कर लेते हैं, जैसे सुबह उठ के क्या करना है, कैसे तैयार होना है, क्या खाना है। ये सब चीज़ें जो हम रोज़ करते हैं एक्चुअली हमारी आदतों का हिस्सा हैं। विलियम जेम्स, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, ने 1892 में कहा था कि हमारी जिंदगी बेसिकली आदतों का एक कलेक्शन है। ये बात एकदम सही है। हम सोचते हैं कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे द्वारा सोच समझ कर लिए गए डिसीजंस होते हैं, लेकिन असल में ज़्यादातर तो बस हमारी आदतें होती हैं। चाहे वो सुबह उठकर पहला काम क्या करना है, ऑफिस जाते समय कौन सा रास्ता लेना है या फिर लंच में क्या खाना है, ये सब चीज़ें हम यूजुअली सोच समझ कर नहीं करते। ये सब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं जिन्हें हमारी डेली हैबिट्स ने शेप ले लिया होता है। और ये स्मॉल हैबिट्स जो शायद इंडिविजुअली इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, लंबी रेस में हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हैप्पीनेस पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। जैसे अगर आपकी आदत है आप रोज़ फास्ट फूड खाते हैं तो शायद शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपकी आदत है कि आप रोज़ थोड़ी बचत करते हैं तो ये आपके फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर बनने में आपकी मदद करेगी। एक रिसर्च जो ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई थी 2006 में, उसमें ये पाया गया कि लोग जो दिन भर में एक्शंस लेते हैं उनमें से 40% से ज़्यादा एक्शंस असल में सोच समझकर लिए गए डिसीजंस नहीं होते, बल्कि बस आदतें होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के बड़े हिस्से पर हमारी आदतें ही राज करती हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपनी कुछ आदतों को बदल दें तो हम अपनी जिंदगी में कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, प्रोडक्टिविटी हो या फिर ओवरऑल हैप्पीनेस। आइए अब इस किताब से हम समझते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स, यानी आदतों की शक्ति। अब से हम समझते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स, यानी आदतों की शक्ति। आइए एक और किस्से की मदद से हैबिट्स को समझते हैं। 1993 के पतझड़ में एक आदमी, जिसको बाद में पता चला कि उसने हमारी आदतों को समझने में बहुत मदद की, सैन डिएगो के एक लैब में आया। वो बूढ़ा था, 6 फुट से थोड़ा ज़्यादा लंबा और एक नीले बटन डाउन शर्ट में सज सवर कर आया था। उसके घने सफ़ेद बाल किसी भी पाशवी हाई स्कूल विद्यार्थी में ईर्ष्या का कारण बन सकते थे। आर्थराइटिस की वजह से जब वो लैब की लॉबी में चलता था तो थोड़ा लंगड़ाता था और अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था, मानो हर नए कदम के साथ अनश्योर हो। लगभग 1 साल पहले यूजीन पॉली या एपी, जिसे वैज्ञानिक साहित्य में जाना जाता है, अपने घर पर रात का खाना बना रहे थे जब उनकी पत्नी ने कहा कि उनका बेटा माइकल आने वाला है। माइकल कौन है?
यूजीन ने पूछा। आपका बच्चा, उनकी पत्नी ने कहा। आपको याद है वो जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया? यूजीन ने उसकी तरफ ब्लैंकली देखा। वो कौन है? उसने पूछा। अगले दिन यूजीन उल्टियां करने लगे और पेट दर्द से तड़पने लगे। 24 घंटे के अंदर उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एक घबराई हुई स्थिति में उनकी पत्नी उन्हें इमरजेंसी रूम ले गई। उनका तापमान बढ़ने लगा, 105 डिग्री तक पहुंच गया जब उन्होंने हॉस्पिटल के चादरों पर एक पीला सा पसीना छोड़ा। वो भ्रमित हो गया, फिर हिंसक जब नर्सेस ने उनके हाथ में आईवी डालने की कोशिश की। वो चिल्लाकर धक्का देने लगे। सेडेशन के बाद एक डॉक्टर ने स्पाइनल फ्लूइड निकालने के लिए एक लंबी सुई का इस्तेमाल किया। जब डॉक्टर ने यूजीन का स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट किया तो उनको समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर ये फ्लूइड जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास होता है, क्लियर होता है और स्मूथली फ्लो करता है। इसका काम है हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फेक्शन और चोट से बचाना। लेकिन यूजीन का फ्लूइड साफ नहीं था, बल्कि धुंधला और धीरे से गिर रहा था, जैसे कुछ गंदा हो उसमें। टेस्ट रिजल्ट्स आने पर डॉक्टर्स को पता चला कि यूजीन को वायरल एन्सेफेलाइटिस है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो ज्यादातर माइनर प्रॉब्लम्स जैसे कोल्ड सोर्स या हल्का फीवर क्रिएट करता है, पर कभी कभी ये वायरस इतना डेंजरस हो सकता है कि दिमाग तक चला जाता है और वहाँ का सॉफ्ट टिश्यू को नुकसान पहुँचाता है। इससे हमारी सोचने की क्षमता, सपने और कुछ लोगों के हिसाब से तो हमारी आत्मा तक अफेक्ट हो सकती है। यूजीन के डॉक्टर्स ने उसकी वाइफ को समझाया कि यूजीन के दिमाग में जो नुकसान पहले से हुआ है उसको तो वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो कुछ खास एंटीवायरल दवाइयों का कोर्स शुरू करें तो इससे इस वायरस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। फिर क्या था, यूजीन बेहोश हो गया और लगभग 10 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दवाइयों ने अपना असर दिखाया और बीमारी से लड़ाई की, यूजीन का बुखार कम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो वायरस भी चला गया। जब यूजीन ने आंखें खोली तो वो बहुत कमजोर और कंफ्यूज्ड था। उसको निगलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो साफ तौर पर बात भी नहीं कर पा रहा था और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो भूल गया कि सांस कैसे ली जाती है। लेकिन भले ही वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा था, आखिरकार था तो वो जिंदा ही। जब यूजीन फाइनली टेस्ट के लिए काफी ठीक हो गया तो डॉक्टर्स को उसकी स्थिति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके देखने का अर्थ ये था कि बाकी का शरीर तो पहले जैसे ही था, लेकिन तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी ठीक था। यूजीन अपने हाथ पैर हिलाने में सक्षम था और रोशनी या आवाज का भी सही से जवाब दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने यूजीन के सिर को स्कैन किया तो उन्हें मस्तिष्क के बीच में कुछ अजीब साए नजर आए। ये दिखाता था कि वायरस ने उनके दिमाग के एक हिस्से को, जो कि खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर था, खराब कर दिया था। एक डॉक्टर ने उनकी पत्नी को समझाया, शायद जो इंसान आप जानते थे वो अब वैसे नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अब आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि शायद उनका पति अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यूजीन को हॉस्पिटल का एक अलग हिस्सा दिया गया था। बस 1 हफ्ते में ही वो बिना किसी दिक्कत के खाना निगलने लगा। फिर अगले हफ्ते उसकी बात करने की क्षमता भी नॉर्मल हो गई। वो जल और नमक मांगने लगा, टीवी के चैनल्स बदलने लगा और उन बोरिंग टीवी सीरियल्स के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। जब 5 हफ्ते बाद यूजीन को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि पुनर्वासन केंद्र में भेजा गया, तब तक वो आराम से चल फिर रहा था और नर्सेस को बिना उनके पूछे उनके वीकेंड प्लान्स के लिए एडवाइस दे रहा था। एक डॉक्टर ने यूजीन की पत्नी से कहा, मैंने अपने जीवन में पहले कभी किसी को ऐसे ठीक होते हुए नहीं देखा। मैं आपकी उम्मीद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन सच में ये एक चमत्कार के समान है। मगर यूजीन की पत्नी चिंतित थी। उनको ये चिंता थी क्योंकि रिहैब हॉस्पिटल में ये पता चला कि यूजीन की बीमारी ने उन्हें कई तरह से बदल दिया था। मसलन यूजीन को ये याद नहीं रहता था कि वीक का कौन सा दिन है या उनके लिए इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस कौन हैं, चाहे वो उनसे कितनी भी बार मिल चुके हों। ये सब लोग मुझसे बार बार यही सवाल क्यों पूछते हैं? यूजीन ने एक दिन अपनी पत्नी से सवाल किया जब एक डॉक्टर उनका कमरा छोड़कर गया।
जब वो घर लौट आए तो हालत और भी अजीब हो गई। यूजीन अपने दोस्तों को भूल गए। वो लोगों के साथ बात करने में तकलीफ महसूस करते। कभी कभी वो सुबह उठ के किचन में जाते, अपने लिए बेकन और एग्स बनाते, फिर वापस बेड पर चले आते और रेडियो ऑन कर देते। फिर लगभग 40 मिनट बाद वो फिर से वही सब करते, जैसे उठना, बेकन और एग्स बनाना, बेड पर वापस जाना और रेडियो चलाना, और फिर ये साइकिल दोहराते रहते। परेशानी में उनकी पत्नी ने कुछ विशेषज्ञों से मदद मांगी, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में मेमोरी लॉस पर रिसर्च करने वाले एक एक्सपर्ट थे। पतझड़ की एक दोपहर यूजीन और उनकी पत्नी यूनिवर्सिटी के कैंपस पर एक साधारण सी बिल्डिंग में एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे कॉरिडोर में चलते हुए मिले। उनका नेतृत्व एक छोटे से एग्जाम रूम में किया गया। वहां यूजीन एक यंग लेडी के साथ बात करने लगा जो एक कंप्यूटर पर काम कर रही थी। यूजीन इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कई सालों से काम कर रहा था और उसने कहा, ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हूँ, उस मशीन की ओर इशारा करते हुए जिस पर वो लेडी काम कर रही थी। जब मैं छोटा था ऐसी मशीन का आकार 2 या 3 फुट के रैक्स में होता था और अब ये एक पूरा कमरा घेर लेती हैं। वो महिला अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए मुस्कुराई और काम में लगी रही। यूजीन की बातों पर हंस पड़ी। यूजीन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखकर अचंभा हुआ। उसने कहा, ये तो कमाल का है, और बात की प्रिंटेड सर्किट्स, डायोड्स और ट्रायोड्स की। उसने याद किया कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था तब ऐसे इक्विपमेंट्स का साइज काफ़ी बड़ा होता था। 2 या 3 फुट के रैक्स में एक साइंटिस्ट कमरे में एंटर हुआ और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसने यूजीन से उसकी एज पूछी। यूजीन ने थोड़ा सोच कर कहा, ओह देखते हैं, 49 या 60। असल में वो 71 साल का था। साइंटिस्ट ने यूजीन की बात सुनने के बाद कंप्यूटर पर टाइपिंग शुरू की। यूजीन ने साइंटिस्ट की तरफ से इशारा करते हुए फिर से कहा, ये तो सच में कुछ है। उसने दोबारा याद दिलाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में उसके समय में ऐसे गैजेट्स का साइज बहुत बड़ा होता था, कई फुट के रैक्स को लेते हुए। यूजीन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कॉम्पैक्टनेस और एफिशिएंसी देखना कुछ आश्चर्यजनक था। लैरी स्क्वायर, जो कि 56 साल का था, एक प्रोफेसर थे जिन्होंने पिछले 30 सालों से मेमोरी के न्यूरो एनाटॉमी यानी कि मस्तिष्क में यादों के भौगोलिक स्थल को स्टडी किया था। उनका मेन रिसर्च एरिया ये था कि मस्तिष्क इवेंट्स या घटनाओं को कैसे स्टोर करता है। लेकिन जब उन्होंने यूजीन के साथ काम करना शुरू किया तो उनका रिसर्च और भी कई रिसर्चर्स के लिए एक नई खिड़की खोल गया, जो हमारे व्यवहार और आदतों को समझने के लिए एक नया आधार पेश करते हैं। स्क्वायर और उनके साथियों का रिसर्च ये दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे यूजीन, जो अपनी उम्र या कोई और जानकारी याद नहीं रख सकता, फिर भी बहुत जटिल आदतें या स्किल्स डेवलप कर सकता है। ये तब तक चकित कर देता है जब तक आपको एहसास नहीं होता कि असल में हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस पर निर्भर करते हैं। उनका और दूसरे रिसर्चर्स का काम ये भी प्रकट करता है कि हमारे अवचेतन मन में ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, जो डिसीजंस हमें लगता है कि हम सोच समझ कर लेते हैं, मगर असल में अधिकतर लोग इन डिसीजंस को लेते समय किस प्रवृत्ति के होते हैं ये नहीं समझते या जानते हैं। जब स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात की तब तक वो यूजीन के मस्तिष्क के स्कैन्स का अध्ययन करते हुए कई हफ्तों का समय बिता चुके थे। स्कैन से ये पता चला था कि यूजीन के दिमाग में जो नुकसान हुआ था वो एक छोटे से एरिया लगभग 5 सेंटीमीटर के दायरे में ही सीमित था, जो कि सिर के बीच में था। इस वायरस ने यूजीन के मध्य टेम्पोरल लॉब को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जो एक ऐसे ब्रेन टिश्यू का हिस्सा है जो साइंटिस्ट मानते हैं कि यादें और कुछ भावनात्मक नियंत्रण जैसे कई कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। स्क्वायर को इस तबाही की गहराई से ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वायरल एन्सेफेलाइटिस एक तरह का दिमागी सूजन टिश्यू को बहुत ही कठोर और प्रिसाइज तरीके से नष्ट कर देता है। लेकिन जो बात उन्हें सच में हैरान कर गई वो ये थी कि स्कैन्स का उन्हें किसी पहचानने लायक लगने की बात। करीब
30 साल पहले जब स्क्वायर MIT में PhD के स्टूडेंट थे तो उन्होंने एक ग्रुप के साथ मिलकर एक व्यक्ति का अध्ययन किया था जिसे HM के नाम से जाना जाता है। HM, जिसका असली नाम हेनरी मुलैसियन था, मेडिकल हिस्ट्री के सबसे मशहूर मरीजों में से एक है। HM को 7 साल की उम्र में एक साइकिल एक्सीडेंट के बाद सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उसने सीजर्स या अचानक बेहोशी आना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र तक उसने अपना पहला ग्रैंड माल सीजर अनुभव किया, जो एक ऐसे सीजर है जो पूरे दिमाग को प्रभावित करता है, और जल्द ही वो दिन में 10 बार तक बेहोश होने लगा। जब HM 27 साल का था, वो बहुत परेशान था क्योंकि कोई भी दवाई उसके सीजर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। HM एक स्मार्ट आदमी था, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहा था और अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। उसको अपनी जिंदगी में नॉर्मैलिटी चाहिए थी, इसीलिए जब एक डॉक्टर जो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखते थे ने सजेस्ट किया कि ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट हिप्पोकैम्पस को निकालने से सीजर्स कम हो सकते हैं, HM ने सर्जरी के लिए हाँ कर दी। ये सजेशन आया था क्योंकि स्टडीज ने इंडिकेट किया था कि हिप्पोकैम्पस, जो कि मेमोरी और लर्निंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, सीजर्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है। डॉक्टर ने प्रपोज किया कि वो HM के ब्रेन को ओपन करेंगे, फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और एक छोटी सी स्ट्रॉ से हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के टिश्यू को सक आउट करेंगे। HM ने इस रिस्की सर्जरी के लिए कंसेंट दिया। सर्जरी 1953 यानी 1953 में हुई और जैसे ही HM रिकवर हुआ, उसके सीजर्स सिग्निफिकेंटली कम हो गए। लेकिन सर्जरी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, ये उस वक्त तक किसी को पता नहीं था। जैसे ही HM की सर्जरी हुई, तुरंत ही ये क्लियर हो गया कि उसकी मेमोरी काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई है। HM अपना नाम और कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स तक याद रख नहीं पा रहा था, जैसे कि उसकी माँ आयरलैंड से थी। वो कुछ पुराने मेजर इवेंट्स जैसे कि 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और नॉर्मैंडी इन्वेजन के बारे में भी जानकारी रखते थे, लेकिन सर्जरी से पहले के दशक में हुई लगभग हर एक बात, यादें, एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, सब कुछ एज इफ इरेज हो गया था। जब किसी ने उसकी मेमोरी टेस्ट करनी शुरू की, जैसे प्लेइंग कार्ड्स या नंबर्स की लिस्ट दिखाकर, तो पता चला कि HM को कोई भी नई इन्फॉर्मेशन सिर्फ 20 सेकंड तक ही याद रह पाती थी। सर्जरी के बाद से लेकर उसकी 2008 में मौत तक HM के लिए हर नया इंसान, हर नया गाना, कोई भी नया रूम एंटर करना एक फ्रेश एक्सपीरियंस होता था। उसका दिमाग जैसे एक स्पेसिफिक टाइम में अटक गया था। रोज वो हैरान होता कि कोई कैसे एक ब्लैक प्लास्टिक रिमोट से टीवी चैनल्स चेंज कर सकता है। उसने अपने डॉक्टर और नर्सेस से दिन भर में कई बार अपना परिचय दिया, जैसे हर बार वो उनसे पहली बार मिल रहा हो। स्क्वायर ने बताया कि मुझे HM के बारे में सीखना काफ़ी दिलचस्प लगता था, क्योंकि मुझे मेमोरी का अध्ययन करना बहुत रोचक लगता था। मुझे स्क्वायर ने कहा, मैं ओहियो में बड़ा हुआ और मुझे याद है पहली कक्षा में मेरा अध्यापक सबको क्रेयॉन्स देता था और मैं सारे रंगों को मिलाकर देख रहा था कि क्या ये काला बनेगा। मुझे ये याद क्यों है, लेकिन मैं अपने अध्यापक का चेहरा याद नहीं रख सकता। मेरा दिमाग ये कैसे डिसाइड करता है कि एक याद दूसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब स्क्वायर ने यूजीन का ब्रेन स्कैन देखा तो उसने देखा कि वो HM के जैसे प्रतीत होता है। दोनों के सिर के बीच में अखरोट के साइज के खाली टुकड़े थे। यूजीन की याद बिल्कुल HM की तरह निकाल दी गई थी। लेकिन जब स्क्वायर ने यूजीन का टेस्ट शुरू किया तो उसने देखा कि ये रोगी HM से काफ़ी अलग था। जहां लगभग हर कोई HM से मिलते ही समझ जाता था कि कुछ गड़बड़ है, यूजीन बातचीत करने और काम करने में जारी रख सकता था, जो किसी आम ऑब्जर्वर को ये एहसास नहीं दिलाता कि कुछ उलझन है। HM की सर्जरी के बाद उसके जीवन पर जो असर पड़ा वो इतना सीवियर था कि उसको अपनी बाकी की जिंदगी के लिए एक संस्था में रहना पड़ा। इसके विपरीत यूजीन अपने घर पर अपनी बीवी के साथ रह रहा था। HM सही से बातचीत करने में असमर्थ था, लेकिन यूजीन दूसरी तरफ बातचीत को आसानी से और लंबे समय तक उस विषय पर ले जा सकता था जिसमें वो महारत हासिल रखता था।
जैसे कि सैटेलाइट, क्योंकि वो एक अंतरिक्ष कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था, या फिर मौसम के बारे में। जब स्क्वायर ने यूजीन का परीक्षण शुरू किया तो उसने यूजीन से उसके बचपन के बारे में पूछा। यूजीन ने सेंट्रल कैलिफोर्निया में जिस नगर में उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, उसके मर्चेंट मरीन्स में बिताए गए समय और एक युवा के रूप में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बारे में बात की। उसको उसके जीवन की अधिकतर घटनाएं याद थी जो 1960 से पहले घटित हुई थीं। जब स्क्वायर ने 1960 के बाद की घटनाओं के बारे में पूछा तो यूजीन ने विनम्रतापूर्वक बात का विषय ही बदल दिया और कहा कि हाल ही में घटित कुछ घटनाएं उसे याद नहीं है। स्क्वायर ने यूजीन पर कुछ बुद्धि परीक्षण भी किए और देखा कि यूजीन का दिमाग अभी भी काफी तेज था, बावजूद इसके कि वो पिछले 3 दशकों की यादें नहीं रख सकता था। ये भी देखा गया कि यूजीन के बचपन में बनी हुई सभी आदतें अभी भी बरकरार थीं। इसका मतलब जब भी स्क्वायर ने यूजीन को एक कप पानी दिया या किसी विशेष प्रश्न का जवाब दिया तो यूजीन ने धन्यवाद दिया और सम्मान दिखाया। जब भी कोई नया व्यक्ति कमरे में आता तो यूजीन उनका स्वागत करता और उनसे उनके दिन के बारे में पूछता। मगर जब स्क्वायर ने यूजीन से कुछ नंबर्स याद करने या लैब के बाहर की गली का वर्णन करने को कहा, तब उन्होंने देखा कि यूजीन कोई भी नई जानकारी 1 मिनट से ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकता था। जब उन्हें अपने पोते पोतियों की फोटोज दिखाई गई तो यूजीन उन्हें पहचान नहीं पाया। जब स्क्वायर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपनी बीमारी या हॉस्पिटल में बिताए समय की याद है, तो यूजीन ने कहा कि उन्हें अपनी बीमारी या हॉस्पिटल में रहने का कोई स्मरण नहीं है। असल में यूजीन को लगभग कभी याद नहीं रहता था कि उन्हें एमनेसिया है। उनका दिमाग इस हकीकत को अपने में शामिल नहीं करता था और चूंकि उन्हें चोट याद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी गलतफहमी या समस्या को स्वीकार ही नहीं किया। एक दिन जब स्क्वायर ने यूजीन को चैलेंज किया कि वो अपने घर के मैप को बनाकर दिखाए, तो यूजीन बेसिक चीजें जैसे किचन या बेडरूम का स्थान तक नहीं दिखा पाए। जब स्क्वायर ने पूछा कि सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर कैसे जाते हैं, यूजीन ने जवाब दिया कि उन्हें सच में नहीं पता। जब स्क्वायर अपने लैपटॉप पर ये लिखने लगे, यूजीन बेचैन हो गए, इधर उधर देखने लगे और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चले गए। थोड़ी देर में टॉयलेट फ्लश और नल चलने की आवाज आई और यूजीन अपने हाथ अपने पैंट पर पोंछकर वापस लिविंग रूम में आए और स्क्वायर के बगल में बैठ गए, अगले सवाल का इंतजार करते हुए। ये दिखाता है कि भले ही यूजीन को अपने घर का लेआउट याद नहीं था, लेकिन वो अपने घर में रोजमर्रा की एक्टिविटीज को अनजाने में ही सही पर सहजता से अंजाम दे सकते थे। डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी को चेतावनी दी थी कि उन्हें यूजीन पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी। अगर कभी वो खो जाते हैं तो उन्होंने कहा वो कभी अपना घर वापस नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन एक सुबह जब वो अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, यूजीन आगे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसका घर ही में अलग अलग रूम्स में घूमने का स्वभाव था, इसलिए उसकी पत्नी को उसके गायब होने के एहसास में थोड़ा समय लगा। जब उसने देखा तो वो घबरा गई। उसने बाहर दौड़कर सड़क का जायजा लिया। उसने उसे कहीं नहीं देखा। वो पड़ोसियों के घर गई और खिड़कियों पर जोर से दस्तक दी। उनका घर एक जैसा दिखता था। शायद यूजीन कंफ्यूज हो गया था और अंदर चला गया था। उसने दरवाजे की कई घंटियां बजाई, जब तक कि कोई जवाब नहीं देता। यूजीन वहां पर नहीं था। वो वापस सड़क पर दौड़ी। ब्लॉक के अंत तक चिल्ला चिल्ला कर यूजीन का नाम लेकर दौड़ी। वो रो रही थी। क्या होता अगर वो ट्रैफिक में चला गया होता? वो किसी को कैसे बताता कि वो कहाँ रहता है? उसकी पत्नी उसे पिछले 15 मिनट से ढूंढ रही थी हर जगह। वो पुलिस को कॉल करने के लिए घर दौड़ी। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसने देखा यूजीन लिविंग रूम में बैठा हुआ हिस्ट्री चैनल देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा उसे याद नहीं कि वो बाहर गया था, नहीं पता था कि वो कहाँ गया था और समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों थी। फिर उसकी पत्नी ने टेबल पर ढेर सारे पाइन कॉर्न्स देखे, जैसे उसने नीचे पड़ोसी के यार्ड में देखे थे। उसने पास जाकर यूजीन के हाथों को देखा। उसकी उंगलियां गोंद से चिपचिपी थीं। तब उसे एहसास हुआ कि यूजीन खुद से ही तफरी पर गया था। वो सड़क पर नीचे गया था और कुछ यादें इकट्ठा की थीं। अब वो अपने घर वापस आ गया था। जल्द ही यूजीन हर सुबह तफरी पर जाने लगा।
उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो व्यर्थ था। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं सोचा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर का नक्शा नहीं बना सकता तो वो बिना किसी परेशानी के बाथरूम कैसे ढूंढ लेता है, या फिर जो ये नहीं बता पाता कि उसका घर कहाँ है, अपना घर कैसे खोज लेता है। मगर ये सवाल और इससे जुड़ी हुई कई क्वेरीज ने एक के बाद एक खुलासा करवाया, जो हमें हमारी आदतों की ताकत को समझने का एक नया नजरिया दे गई। इसने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसमें आज हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर्स शामिल हैं, जो पहली बार हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाले हर तरह की आदतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग कुछ एक्शंस को लेकर उन्हें एक ऑटोमेटिक रूटीन या पैटर्न में बदल देता है, उसे चकिंग कहते हैं। और बस यहीं से हमारी आदतों का जन्म होता है। मान लो हर दिन हम कितनी ही ऐसी व्यावहारिक चंक्स या एक्शन ग्रुप्स का यूज करते हैं जो हमारे डेली टास्क को आसान बनाते हैं। कुछ आदतें तो इतनी सीधी सादी होती हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें कर लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करना। और फिर कुछ आदतें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे सुबह उठते ही कपड़े पहन लेना या फिर बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना। ये सब कुछ इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमें इन एक्शंस को कॉन्शियसली सोचना ही नहीं पड़ता। हमारा दिमाग अपने आप ये सब मैनेज कर लेता है। कुछ आदतें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि ये सोचना भी बहुत अद्भुत लगता है कि हमारा दिमाग जो लाखों साल पहले इवॉल्व हुआ था, इन्हें कैसे एफर्टलेसली मैनेज कर लेता है। उदाहरण के लिए कार को घर के ड्राइववे से निकालना ही ले लो। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो ड्राइववे से बाहर निकलने के प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जो बिल्कुल सही बात है। इस प्रोसेस में शामिल है गैरेज का दरवाज़ा खोलना, कार अनलॉक करना, सीट एडजस्ट करना, चाबी को इग्निशन में डालकर उसे घुमाना, रियर व्यू और साइड मिरर्स को ठीक से सेट करना, आसपास की स्थिति का जायजा लेना, ब्रेक पेडल पर पैर रखना, गियर को रिवर्स में डालना, ब्रेक से पैर हटाकर स्लोली कार को मूव करना, घर और सड़क के बीच का डिस्टेंस अनुमानित करना और ट्रैफिक पर नज़र रखना, मिरर में दिखने वाले दृश्यों को रियल डिस्टेंस में एस्टिमेट करना, जैसे कि घर के आगे बम्पर, कचरे का डिब्बा या हेज में गुजरना, और इस दौरान गैस और ब्रेक पेडल पर सावधानी से प्रेशर अप्लाई करना। साथ ही हो सकता है आपको अपने साथी या पैसेंजर से रेडियो स्टेशन बदलने के लिए भी कहना पड़े। ये सारी चीज़ें जब आप शुरुआत में सीखते हैं तो बहुत ध्यान और सोच समझकर करनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आदी हो जाते हैं ये सारी क्रियाएं आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आपको इन सब स्टेप्स पर गौर से सोचना नहीं पड़ता। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इन सभी क्रियाओं को कोऑर्डिनेट कर लेता है। ये है चंकिंग का मैजिक, जो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बना देती हैं, विदाउट हमें हर छोटी बड़ी डिटेल पर कॉन्शियसली फोकस करने की ज़रूरत के। आज के समय में जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको शायद ही कभी रुककर सोचना पड़ता है कि अगला कदम क्या होगा। ये सब कुछ एक रूटीन का हिस्सा बन चुका होता है, जो आदतों के जरिए ऑटोमेटिक हो जाता है। हर दिन लाखों लोग बिना किसी विशेष ध्यान के या सोच विचार के इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अंजाम देते हैं। जब हम अपनी कार की चाबियां उठाते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे बेसल गैंजिला कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। बेसल गैंजिला हमारे दिमाग में स्टोर्ड उन हैबिट्स को पहचान लेता है जो कार को चलाने से जुड़ी होती हैं। इससे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारा दिमाग यानी कि ग्रे मैटर या तो शांत हो जाता है या फिर किसी और चीज़ जैसे कि ऑफिस का काम या घर के काम के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण से जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तब भी आपके पास ये सोचने की मेंटल कैपेसिटी होती है कि शायद जिमी अपना लंच बॉक्स घर पर भूल गया है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपकी ड्राइविंग रिलेटेड आदतें इतनी मजबूत और ऑटोमेटिक हो चुकी होती हैं कि आपके दिमाग को इस टास्क में ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, और ये एनर्जी आप किसी और टास्क या सोच विचार में लगाते हैं। यानी आपकी आदतें आपको मल्टीटास्क करने की क्षमता देती हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। साइंटिस्ट कहते हैं कि आदतें इसीलिए बनती है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एफर्ट बचाने की कोशिश में रहता है। सिंपल शब्दों में
अगर दिमाग को खुद पर छोड़ दिया जाए तो वो लगभग हर एक रूटीन को आदत में बदलने का प्रयास करता है। इसका मूल कारण ये है कि आदतें हमारे दिमाग को आराम करने यानी रैंप डाउन करने की सुविधा देती हैं। ये एफर्ट सेविंग इंस्टिंक्ट यानी मेहनत बचाने का स्वभाव बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। एक एफिशिएंट दिमाग जो कम मेहनत करता है उससे हमारा सिर छोटा होता है। छोटे सिर का मतलब है बच्चे के जन्म में आसानी और इससे इन्फेंट और माँ दोनों की मौत की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा एक एफिशिएंट दिमाग हमें ये भी अनुमति देता है कि हम रोजमर्रा की बेसिक बातों जैसे कि चलना या क्या खाना है के बारे में ज्यादा नहीं सोचें। इससे हम अपनी मेंटल एनर्जी को ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव काम जैसे कि सिंचाई प्रणालियों का निर्माण, हवाई जहाज बनाने या वीडियो गेम्स डिजाइन करने में लगा सकते हैं। तो असल में आदतों का बनना हमारे एवोल्यूशन और रोजमर्रा की एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक ऊर्जा बचाने का आइडिया स्मार्ट लगता है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर हमारा दिमाग गलत टाइम पर रिलैक्स मोड में चला जाए तो हम इम्पॉर्टेंट चीजें मिस कर सकते हैं, जैसे कि किसी झाड़ी में छुपा हुआ दुश्मन या सड़क पर तेजी से आती हुई कार। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग के एक हिस्से जिसे बेसल गैंगुला कहते हैं ने एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया है। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि कब आदतों को कंट्रोल संभालना चाहिए। ये यूजुअली तब होता है जब कोई रूटीन या आदत शुरू होती है या खत्म होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी रूटीन टास्क को स्टार्ट करते हैं, जैसे कार स्टार्ट करना या टूथब्रश पकड़ना, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस आदत को एक्टिवेट कर देता है जो उस टास्क से जुड़ी हुई होती है, और जब तक खत्म होती है तब हमारा दिमाग फिर से अलर्ट मोड में आ जाता है। इस सिस्टम की वजह से हमारा दिमाग जरूरी समय पर एनर्जी बचा सकता है और फिर भी हमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स मिस करने से बचाता है। ये प्रोसेस हमारे दिमाग में एक 3 स्टेप लूप लेता है। पहले एक क्यू या सिग्नल होता है जो हमारे ब्रेन को बताता है कि अब ऑटोमेटिक मोड पर चलना है और कौन सी आदत को एक्टिवेट करना है। फिर एक रूटीन फॉलो होता है जो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एक्टिविटी हो सकती है। आखिर में एक रिवॉर्ड यानी इनाम मिलता है जो ब्रेन को ये समझने में मदद करता है कि क्या ये पर्टिकुलर लूप याद रखने लायक है या नहीं। इस प्रोसेस को बार बार फॉलो करने से क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड इतने ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग या डिजायर बन जाती है। इस तरह से चाहे कोई लैब हो या आपका घर या ड्राइववे, एक नई आदत बनती है। आदतें फिक्स्ड नहीं होती हैं, आदतों को समझकर उन्हें चेंज या रिप्लेस किया जा सकता है। आदत के लूप को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब एक बार आदत बनती है तो हमारा दिमाग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। ये कम एफर्ट में चलने लगता है या अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट करने लगता है। अगर आप कॉन्शियसली नई आदत अडॉप्ट नहीं करते या पुरानी आदत को चेंज नहीं करते तो वही पैटर्न अपने आप रिपीट होता रहेगा। बस आदतों के काम करने की विधि को समझना यानी कि आदत लूप की स्ट्रक्चर को जान लेना हमको उन्हें कंट्रोल करना आसान बना देती हैं। मगर एक बात याद रखनी चाहिए कि आदतें कभी पूरे तौर पर गायब नहीं होती। वो हमारे ब्रेन की वायरिंग में गहरे से समाई होती हैं और ये एक तरह से अच्छी बात भी है। सोचो अगर हमें हर बार वैकेशन के बाद गाड़ी चलाना फिर से सीखना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग अच्छी और बुरी आदतों में अंतर नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहती है, बस सही क्यू यानी सिग्नल और रिवॉर्ड यानी इनाम का इंतजार करती हुई। इसीलिए बुरी आदतों से निपटने के लिए हमें उनके क्यूज को पहचान कर उन्हें बदलने की जरूरत होती है ताकि हम एक नई सेहतमंद आदत डेवलप कर सकें। इसे समझा जा सकता है कि जिम जाने की आदत डालना या अपने खाने में बदलाव करना क्यों इतना मुश्किल होता है। जैसे ही हम आरामदायक सोफे पर बैठने की आदत या डोनट खाने का रूटीन बनाते हैं तो ये आदतें हमारे दिमाग में मजबूती से बस जाती हैं। लेकिन अगर हम नए बेहतर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स यानी दिमाग की नई वायरिंग बनाने का तरीका सीख लें जो पुरानी आदतों पर हावी हो सकती हैं, अगर हम आदत के लूप को अपने नियंत्रण में ले लें तो तब हम बुरी आदतों को पीछे छोड़ सकते हैं।
जैसे लीजा एलन ने अपने कायरो ट्रिप के बाद किया। उसने अपने आप को नए अच्छे पैटर्न्स में ढाल लिया और रिसर्च बताती है कि एक बार जब ये नए पैटर्न्स बन जाते हैं तो फिर चाहे जॉगिंग पर जाना हो या डोनट्स को इग्नोर करना, ये सब कुछ उतना ही स्वाभाविक हो जाता है जितनी की कोई और आदत। यानी नई और सेहतमंद आदतें बनाना संभव है, बस हमें उन्हें अपनाने का सही तरीका समझना होगा और पुरानी आदतों के क्यूज और रिवॉर्ड्स को पहचान कर उन्हें बदलना होगा। आदत के लूप्स के बगैर हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से। जैसे अगर किसी का बेसल गैंजिला, जो कि हमारे ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई हैं जो हमारे आदतों को मैनेज करता है, किसी चोट या बीमारी की वजह से ठीक से काम नहीं करता, तो वो व्यक्ति मेंटल पैरालिसिस का शिकार हो सकता है। उसको रोज की बेसिक एक्टिविटीज जैसे कि दरवाजा खोलना या खाने में क्या पसंद है ये डिसाइड करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे लोगों की जरूरी डिटेल्स इग्नोर करने की उनकी एबिलिटी भी खो जाती है। एक स्टडी में ये देखा गया कि बेसल गैंजिला से प्रभावित लोगों को चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे डर या नफरत पहचानना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये चेहरे का कौन सा हिस्सा दिखाते हैं। इस सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के बिना हम रोज के आम टास्क को भी ऑटोमेटिकली अंजाम देने की हमारी क्षमता खो देते हैं। सोचिए, क्या आपने आज सुबह कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि पहले कौन सा जूता पहनोगे, या कि ब्रश करना है पहले या नहाने के बाद? ये सब डिसीजंस हम नॉर्मली बिना सोचे समझे लेते हैं, क्योंकि हमारी आदतें और डेली रूटीन्स हमें इन छोटे छोटे डिसीजन से बचाती हैं और हमारा दिमाग उन्हें ऑटोमेटिकली अंजाम देता है। यानी कि आदत के लूप्स हमारे दिमाग को रोज की कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करने में मदद करती हैं, और अगर ये सिस्टम किसी कारण से फेल हो जाए तो हमारे लिए डेली लाइफ मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। हैबिट्स के इस लूप का फायदा कई मेजर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच लाने के लिए करती हैं। ऐसे ही क्लाउड हॉपकिंस ने अपने करियर में एक खास तरीका अपनाया जिसमें वो सिंपल ट्रिगर्स को यूज करते थे ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स को रोजाना इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्वेकर ओट्स को ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल के रूप में पेश किया जो पूरा दिन एनर्जी देने का दावा करता था, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करता अगर आप हर सुबह इसका एक कटोरा खाते। इसी तरह उन्होंने कुछ टॉनिक्स बेचे जो पेट दर्द, जॉइंट दर्द, स्किन की समस्याओं और वुमनली प्रॉब्लम्स जैसे इश्यूज को सॉल्व करने का दावा करते थे। लेकिन ये दवाएं तभी असर करती अगर आप पहले सिम्टम दिखने पर इसे पीते। इस स्ट्रैटेजी की वजह से लोग हर सुबह ओटमील खाना शुरू कर दिए, और जब भी उन्हें थकान या पाचन से जुड़ी कोई दिक्कत महसूस होती तो दिन में एक बार कम से कम वो इन छोटी ब्राउन बॉटल्स की दवा पीने लगे। हॉपकिंस की ये स्ट्रैटेजी कंज्यूमर हैबिट्स को शेप करने में काफी कारगर साबित हुई, जिससे लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। जब क्लाउड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बेचने का काम संभाला तो उन्हें एक ऐसे ट्रिगर की जरूरत थी जो लोगों को रोज टूथपेस्ट यूज करने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए उन्होंने डेंटल से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू की। हॉपकिंस को एक किताब में दांतों पर म्यूसिन प्लाक का जिक्र मिला, जिसको उन्होंने बाद में द फिल्म के नाम से बुलाया। ये उनके लिए एक रोचक आइडिया बन गया। हॉपकिंस ने डिसाइड किया कि वो इस टूथपेस्ट को एक ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में एडवर्टाइज करेंगे जो कि क्लाउडी फिल्म से निपटने में मदद करेगा। इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा ट्रिगर क्रिएट किया जो लोगों को हर दिन टूथपेस्ट करने के लिए प्रेरित करता था। इस विचार के मद्देनजर ये उनकी खूबसूरती को बढ़ाता बाय क्लाउडी फिल्म को साफ करके। टूथ फिल्म पर फोकस करना हॉपकिंस के लिए एक ऐसी चीज को अहमियत देना था जो पहले कभी इश्यू ही नहीं माना गया था। ये फिल्म, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस से टीथ पर बनने वाली परत है, हर किसी के दांतों पर होती है, चाहे आप कितनी ही बार अपने दांत साफ करें। इससे पहले लोग इस फिल्म को कोई भारी प्रॉब्लम नहीं मानते थे, क्योंकि इससे कई तरीके से हटाया जा सकता था, जैसे कि एक सेब खाकर, उंगली से दांत साफ करके, ब्रशिंग करके या मुंह में पानी घुमाकर। टूथपेस्ट असल में इस फिल्म को हटाने में कुछ खास मददगार नहीं था। उस वक्त के एक प्रमुख डेंटल रिसर्चर ने ये तक कहा कि सब टूथपेस्ट, खास तौर पर पेप्सोडेंट, बेकार है।
लेकिन हॉपकिंस ने इस फिल्म को एक ऐसी समस्या के रूप में पेश किया जिसका समाधान पेप्सोडेंट ही कर सकता था, और ये एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। हॉपकिंस ने एक बहुत ही चालाक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की थी। उन्होंने लोगों को बताया कि उनके दांतों पर एक पतली फिल्म होती है जो उन्हें ऑफ कलर और खराब बना सकती है। इससे पहले ज्यादातर लोग इस फिल्म को कोई बड़ी समस्या नहीं मानते थे, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस से बनती है और आसानी से हट भी सकती है। लेकिन हॉपकिंस ने इस फिल्म को एक बड़ी समस्या के रूप में पेश किया, और यही था उनका मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को इस फिल्म को हटाने के एक असरदार तरीके के रूप में पेश किया, ये कहकर कि इससे आपके दांत सुंदर और चमकदार बनेंगे। इस तरह उन्होंने एक आदत का ट्रिगर क्रिएट किया। जब भी कोई अपने दांतों पर फिल्म महसूस करे तो समझे कि ये ब्रशिंग का टाइम है। इस स्ट्रैटेजी से पेप्सोडेंट बहुत पॉपुलर हो गया और लोग रोजाना ब्रश करने लगे। बस अपनी जुबान को दांतों पर फिराएं, ये एक एड में लिखा था। आप एक फिल्म महसूस करेंगे। यही आपके टीथ को ऑफ कलर दिखाती है और डीके को इनवाइट करती है। देखिए कितने सुंदर टीथ पर हर जगह दिखाई देते हैं। एक और एड में मुस्कुराती हुई सुंदरियों के साथ लिखा था, लाखों लोग एक नई टीथ क्लेंजिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी औरत अपनी टीथ पर डिंची फिल्म क्यों रखेगी? पेप्सोडेंट फिल्म को हटा देता है। यहाँ हॉपकिंस की स्ट्रैटेजी जीनियस थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा क्यू या ट्रिगर चूज किया जो सबके लिए कॉमन था और इग्नोर नहीं किया जा सकता था। टूथ फिल्म। जब उन्होंने एड्स के जरिए लोगों से कहा कि अपनी जुबान को दांतों पर फिराएं और देखें अगर फिल्म महसूस होती है, तो नेचुरली ये लोग ये करने लग गए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें सच में वो फिल्म यानी परत महसूस हुई। यानी हॉपकिंस ने एक ऐसे क्यू की खोज की थी जो बहुत ही सिंपल था, सालों से एग्जिस्ट कर रहा था और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि एक सिंपल एड देखकर भी लोग उस क्यू पर एक्ट करना शुरू कर देते थे। ये अप्रोच लोगों को प्रैक्टिकली खुद से ही चेक करना और फिर पेप्सोडेंट यूज करने के लिए प्रेरित करता था। एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये इस बात का है कि किस तरह एक चालाकी से सोची गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी असलियत में लोगों की आदतों को बदल सकती है। हॉपकिंस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का असली जादू उनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए एक यूनिवर्सल क्यू यानी कि दांतों पर महसूस होने वाली फिल्म और उसके बदले में दिए जाने वाला रिवॉर्ड यानी कि एक सुंदर मुस्कान में था। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर आप अपनी जुबान से दांतों पर फिराएंगे तो आपको वो फिल्म महसूस होगी जो आपको ब्रशिंग के लिए मोटिवेट करेगी। ये क्यू इतना सहज और आम था कि एक बार एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद लोग खुद ब खुद इसे आजमाने लगे थे। और फिर इनाम के रूप में उन्होंने सुंदरता और एक चमकदार मुस्कान का वादा किया जो कि हर किसी के लिए अट्रैक्टिव था। बस एक क्विक ब्रश विद पेप्सोडेंट की जरूरत थी। जब उनका कैंपेन लॉन्च हुआ, शुरू के कुछ हफ्तों में तो शांति थी, लेकिन तीसरे हफ्ते में अचानक डिमांड इतनी बढ़ गई कि कंपनी को संभालना मुश्किल हो गया। 3 सालों में पेप्सोडेंट इंटरनेशनल ब्रांड बन गया और हॉपकिंस ने अलग अलग लैंग्वेजेस में एडवर्टाइजमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। एक दशक के अंदर पेप्सोडेंट इतना पॉपुलर हो गया कि वो दुनिया के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक बन गया और अमेरिका की बेस्ट सेलिंग टूथपेस्ट बन गया, जो 30 से ज्यादा सालों तक इस पोजीशन पर बना रहा और अरबों का बिजनेस किया। पेप्सोडेंट के मार्केट में आने से पहले अमेरिका में बहुत कम लोग टूथपेस्ट का यूज करते थे। सिर्फ 7% लोगों के घर में टूथपेस्ट होता था। लेकिन जब क्लाउड हॉपकिंस ने अपना जबरदस्त एड कैंपेन शुरू किया तो एक दशक के अंदर ही ये आंकड़ा 65% तक पहुंच गया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय तक मिलिट्री को भी अपने रिक्रूट्स के दांतों के सेहत की चिंता करनी पड़ी, क्योंकि ज्यादातर सोल्जर्स रोजाना ब्रश करने लगे थे। हॉपकिंस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने पेप्सोडेंट को दुनिया भर में एक बहुत ही मशहूर ब्रांड बना दिया और साथ ही अमेरिका में टूथ ब्रशिंग की आदत को तेजी से बढ़ावा दिया। उस जमाने के मशहूर लोग जैसे शर्ली टेम्पल और क्लार्क गैबल तक अपने पेप्सोडेंट स्माइल की तारीफ करते नजर आए। 1930 तक पेप्सोडेंट दुनिया भर के कई देशों में बेचा जाने लगा, जैसे चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी, जहां भी हॉपकिंस अपने एड्स चला सकते थे।
पेप्सोडेंट कैंपेन के एक दशक के बाद एक सर्वे से पता चला कि ज्यादातर अमेरिकन रोज टूथ ब्रशिंग करने लगे हैं, यानी कि हॉपकिंस ने टूथ ब्रशिंग को एक डेली रिचुअल के रूप में इस्टेब्लिश करने में बड़ा योगदान दिया। क्लाउड हॉपकिंस की सफलता का रहस्य ये था कि उन्होंने एक खास तरह का क्यू और रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया जो लोगों में एक खास तरह की आदत को जन्म देती थी। उनका ये फॉर्मूला इतना असरदार था कि आज भी चाहे वो कंज्यूमर गुड्स के बड़े ब्रांड्स हो, वीडियो गेम बनाने वाले, खाने की कंपनीज, हॉस्पिटल्स या दुनिया भर के सेल्समैन सब इसका इस्तेमाल करते हैं। यूजीन पॉली ने हमें बताया था कि कैसे हमारी आदतें काम करती हैं, लेकिन हॉपकिंस ने दिखाया कि कैसे नई आदतें बनाई जा सकती हैं और उन्हें बढ़ाया जा सकता है। हॉपकिंस ने असल में जो किया वो ये था कि उन्होंने लोगों में एक क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा जगाई, और ये इच्छा ही वो चीज़ है जो क्यू और रिवॉर्ड को असलियत में काम करवाती है। यानी ये क्रेविंग ही है जो आदत के लूप को चलाती है और उसे शक्ति देती है। जब लोग एक पर्टिकुलर संकेत देखते या महसूस करते हैं तो उन्हें एक तीव्र इच्छा या क्रेविंग होती है जो उन्हें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरणा देती है, जिसे अंत में उन्हें वो रिवॉर्ड मिलता है जो उनकी क्रेविंग को संतुष्ट करता है। यानी प्रोसेस बार बार दोहराए जाने पर एक मजबूत आदत का रूप ले लेती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हैबिट लूप क्या है और हम आगे बढ़ते हैं गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज की तरफ और समझते हैं इसे एक NFL के कॉक के नजरिए से। टोनी डंजी एक फुटबॉल कोच काफी समय से एक हेड कोच की पोजीशन के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लगभग 19 साल तक असिस्टेंट कोच के रूप में काम किया, अलग अलग टीम्स के साथ, लेकिन जब भी हेड कोच बनने का मौका आया, इंटरव्यूज सही नहीं गए। उनका मेन इशू ये था कि उनकी कोचिंग फिलॉसफी थोड़ी अलग थी। इंटरव्यू में डंजी समझाते हैं कि असली जीत की कुंजी है प्लेयर्स की हैबिट्स को बदलना। उनका मानना था कि प्लेयर्स को गेम के दौरान ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हैबिट्स के आधार पर यानी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना चाहिए। डंजी के हिसाब से अगर वो अपने प्लेयर्स में सही आदतें डाल सकते हैं तो उनकी टीम जरूर जीतेगी। उनका ये अप्रोच ट्रेडिशनल मेथड से अलग था, जिससे शायद इंटरव्यूअर्स को सही से समझ नहीं आता था। तो डंजी का मानना था कि प्लेयर्स को नई हैबिट्स सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी पुरानी हैबिट्स को लेकर NFL तक पहुंच चुके होते हैं। वो कहते थे कि कोई भी खिलाड़ी अपनी आदतों को बस इसीलिए नहीं बदल देगा क्योंकि एक नया कोच ऐसा कह रहा है। इसीलिए डंजी नई हैबिट्स क्रिएट करने की बजाय पुरानी हैबिट्स को मॉडिफाई करना चाहते थे। उनका अप्रोच था दिमाग में पहले से मौजूद पैटर्न्स को यूज करना। हैबिट्स एक लूप के जैसे होती हैं जो 3 स्टेप से बनती हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, जो हमें उस एक्शन को दोहराने के लिए मोटिवेट करती है। डंजी का फोकस सिर्फ रूटीन यानी एक्शन वाले हिस्से को चेंज करने पर था। उनका मानना था कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फेमिलियर हो तो किसी भी प्लेयर को नए बिहेवियर पैटर्न अपनाने के लिए रेडी करना ज्यादा आसान होता है। उनका ये तरीका ट्रेडिशनल कोचिंग टेक्निक से अलग था, जिसमें ज्यादातर नए रूटीन्स या ड्रिल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। डंजी बिलीव करते थे कि अगर वो रूटीन में स्लाइड चेंजेस ला सकते हैं तो वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। टोनी डंजी ने अपनी कोचिंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही खास प्रिंसिपल को अपनाया जो कि हैबिट चेंज करने के गोल्डन रूल पर बेस्ड था। उनका मानना था कि आप अपनी पुरानी हैबिट्स को कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा अगर हम किसी हैबिट को चेंज करना चाहें तो हमें ओरिजिनल क्यू यानी ट्रिगर को वैसा ही रखना चाहिए और सेम रिवॉर्ड देना चाहिए, बस बीच का पार्ट यानी रूटीन को बदलना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी आदत को बदलना है तो उस आदत को शुरू करने वाले सिग्नल और उस आदत के बाद मिलने वाला इनाम वही रखना होगा, सिर्फ उस प्रोसेस को जो बीच में आता है उसको बदलना होगा। ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर क्यू और रिवॉर्ड सेम रहेंगे तो आप रूटीन को चेंज करके हैबिट को सक्सेसफुली मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी लगभग किसी भी तरह की आदत को इस फॉर्मूले का सही इस्तेमाल करके चेंज किया जा सकता है।
गोल्डन रूल, जो कि हैबिट चेंज के लिए एक पावरफुल टूल है, ने न सिर्फ कोचिंग और पर्सनल डेवलपमेंट में बल्कि कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स जैसे अल्कोहलिज्म, मोटापा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स और दूसरे हार्मफुल बिहेवियर्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया है। ये प्रिंसिपल किसी भी इंडिविजुअल को अपनी पर्सनल हैबिट्स को चेंज करने में भी मददगार साबित हो सकता है। मान लो अगर आपको स्नैकिंग की आदत को छोड़ना है, तो अक्सर देखा गया है कि जब तक आपको वही ओल्ड क्यूज और रिवॉर्ड्स देते हुए स्नैकिंग की जगह एक नई रूटीन नहीं मिलती, तब तक वो आपको सक्सेस नहीं देती। यानी अगर आपको दोपहर में भूख लगती है, यानी क्यू, और आपको कुछ और खाने की आदत है, यानी कि रूटीन, जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, यानी कि रिवॉर्ड, तो आपको खाने की जगह कुछ और ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको वही सेटिस्फैक्शन दे, जैसे एक वॉक पर जाना या फिर कुछ हेल्दी खाना। इसी तरह एक स्मोकर जो सिगरेट्स छोड़ना चाहता है, उन्हें भी उन मोमेंट्स में जब उन्हें निकोटीन की क्रेविंग होती है, यानी क्यू, सिगरेट पीने के रूटीन के बजाय किसी और एक्टिविटी को अडॉप्ट करना होगा, जैसे गम च्यूइंग या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जो उन्हें सिमिलर सेटिस्फैक्शन या रिवॉर्ड दे सके। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने क्यूज और रिवॉर्ड्स को पहचान कर उन्हें सेम रखकर सिर्फ बीच का पार्ट यानी रूटीन को बदलते हैं, तो आप अपनी किसी भी तरह की हैबिट को चेंज कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कई तरह के बिहेवियर चेंजेस में एप्लीकेबल होता है। टोनी डंजी ने अपने यूनिक हैबिट बेस्ड कोचिंग फिलॉसफी को समझाने के लिए NFL टीम मालिकों के सामने 4 बार इसे प्रस्तुत किया। हर बार टीम मालिक ध्यान से उनकी बात सुनते, उनका समय अप्रिशिएट करते, लेकिन अंत में किसी और को हेड कोच के रूप में चुन लेते। लेकिन 1996 में जब टैम्पा बे बकनियर्स ने उन्हें अप्रोच किया, डंजी ने एक बार फिर से अपना प्लान समझाया कि कैसे वो अपने यूनिक अप्रोच से टीम को जीत दिलवा सकते हैं। इस बार उन्हें कोच बनने का मौका मिला। डंजी का अप्रोच, जो कि प्लेयर्स की हैबिट्स को फोकस करता था, टैम्पा बे बकनियर्स को एक जीतने वाली टीम में बदलने में सक्सेसफुल रहा। आखिरकार डंजी ने इतिहास रचा बाय बीइंग द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कोच टू विन अ सुपर बाउल, और उन्होंने NFL में लगातार 10 सालों तक प्लेऑफ्स तक पहुंचाने का यूनिक रिकॉर्ड बनाया। उनका कोचिंग स्टाइल इतना प्रभावशाली था कि ये न सिर्फ NFL में बल्कि दूसरे खेल में भी पॉपुलर हो गया, और ये दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत जीवन में भी हैबिट्स को सक्सेसफुली चेंज किया जा सकता है। उनकी सक्सेस ने यह भी दिखाया कि फुटबॉल, जो अक्सर फेंट्स, ट्रिक प्लेज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है, में भी सिंपल और फोकस्ड हैबिट चेंजेस से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। डंजी का बिलीव था कि अगर आप प्लेयर्स को सही हैबिट सिखा सकते हैं, तो आप उन्हें ऑटोमेटिकली बिना सोचे सही डिसीजंस लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली जीत की तरफ ले जाता है। ये फिलॉसफी ट्रेडिशनल कोचिंग टैक्टिक्स से अलग थी, जिसमें अक्सर प्लेबुक्स और कॉम्प्लेक्स गेम प्लान्स पर जोर दिया जाता है। डंजी के अप्रोच में ये साबित किया गया कि इस सिंप्लिसिटी और क्लियर फोकस से भी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती हैं। टोनी डंजी ने अपनी कोचिंग करियर में एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज और चालों को छोड़ दिया, जो कि फुटबॉल में आम तौर पर देखा जाता है। डंजी का फोकस सिंप्लिसिटी पर था। जब उनकी डिफेंसिव टीम खेलने के लिए उतरती, तो सबको ये पता चल जाता कि वो क्या प्लान करने वाले हैं। ये ट्रांसपेरेंसी उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा थी। डंजी का मानना था कि फुटबॉल में जहां हर मिलीसेकंड एक महत्व रखता है, उनकी टीम को बस सबसे तेज होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने प्लेयर्स को हजारों कॉम्प्लेक्स प्लेज या फॉर्मेशंस सिखाने के बजाय सिर्फ कुछ ही प्लेज पर फोकस किया, लेकिन इन्हीं प्लेज को उन्होंने इतना प्रैक्टिस करवाया कि ये एक्शंस प्लेयर्स के लिए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन गए। इस अप्रोच से उनकी टीम का रिस्पॉन्स टाइम इतना तेज हो जाता था कि ओपोनेंट्स के लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि डंजी का ये अप्रोच तभी काम करता जब प्लेयर्स बिना ज्यादा सोचे या हेजिटेट किए अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके खेलते हैं। अगर प्लेयर्स ज्यादा सोचते हैं या अपने डिसीजंस पर शक करते हैं, तो उनका पूरा सिस्टम बिखर जाता है।
डंजी की फिलॉसफी का सार यही था, सिंप्लिसिटी में ही ताकत है, और उनकी स्ट्रेटजी ने प्रूव कर दिया कि फुटबॉल, जो कि ट्रिक प्लेज और मिस डायरेक्शन का खेल माना जाता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की सफलता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर्स और स्टॉक एनालिस्ट एक बड़े होटल के बॉलरूम में गैदर हुए थे। ये सब लोग यहाँ अमेरिका के एल्यूमिनियम कंपनी, जो एल्कोआ के नाम से फेमस है, के नए सीईओ से मिलने गए थे। एल्कोआ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लगभग 100 सालों से बहुत कुछ बना रही है, जैसे कि चॉकलेट्स के रैपर से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक कैंस तक और सैटेलाइट्स में यूज होने वाले पार्ट्स तक। एल्कोआ की शुरुआत तब हुई थी जब उनके फाउंडर ने एल्यूमिनियम को मेल्ट करने का एक नया तरीका डिस्कवर किया था। इसके बाद से एल्कोआ दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बन गई। वहां आए लोगों में से बहुतों ने एल्कोआ में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था और वो इससे अच्छी खासी इनकम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी के डिसीजंस से इन्वेस्टर नाराज चल रहे थे। कंपनी गलत डिसीजंस ले रही थी, गलत प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही थी और इस वजह से कॉम्पिटिटर्स उनका मार्केट शेयर और प्रॉफिट दोनों छीन रहे थे। जब एल्कोआ ने अनाउंस किया कि अब टाइम है एक नई लीडरशिप के लिए, तो सबको थोड़ी राहत मिली, पर ये राहत जल्द ही चिंता में बदल गई जब पता चला कि नया सीईओ एक फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जिसका नाम पॉल ओ नील है। इन्वेस्टर्स को शायद इसीलिए टेंशन हुई क्योंकि जनरली सोचा जाता है कि सरकारी ऑफिशियल्स को बिजनेस चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, खासतौर पर एक इतनी बड़ी और डाइवर्सिफाई की हुई कंपनी के लिए। जस्ट बिफोर लंच ओ नील स्टेज पर आए। वो 51 साल के थे, एनर्जेटिक और ग्रे पिन स्ट्राइप सूट और रेड पावर टाई में। उनके बाल वाइट थे और पोस्चर ऑलमोस्ट मिलिट्री स्ट्रेट। उन्होंने कॉन्फिडेंटली स्टेप्स को क्लाइंब किया और सब पर मुस्कुराए, एकदम एग्जीक्यूटिव लग रहे थे। फिर उन्होंने बोला, मैं आपसे वर्कर सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि हर साल कई एल्कोआ एम्प्लॉयज इतनी सीरियसली इंजर्ड होते हैं कि उन्हें कम से कम एक दिन का ब्रेक लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एल्कोआ की सेफ्टी रिकॉर्ड तो बेटर है एवरेज अमेरिकन वर्क प्लेस से। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका काम मेटल मेल्ट करने और खतरनाक चीजें हैंडल करने का है। लेकिन ये काफी नहीं है। मैं एल्कोआ को अमेरिका की सबसे सेफ कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैं 0 एक्सीडेंट्स का टारगेट सेट कर रहा हूँ, ओनील ने कहा। एल्कोआ की परफॉर्मेंस को समझने के लिए देखो हमारी वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स। अगर हम अपने एक्सीडेंट रेट को कम करते हैं तो ये किसी पेप टॉक या दूसरे सीईओ के भाषण की वजह से नहीं होगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि हमने डिसाइड किया है एक महत्वपूर्ण चीज बनाने के लिए। हम एक्सीलेंस की हैबिट को अडॉप्ट करेंगे। सेफ्टी हमारी प्रोग्रेस का इंडिकेटर होगा कि हम अपनी हैबिट्स को कंपनी वाइज कैसे बदल रहे हैं। यहीं पर हमें जज किया जाना चाहिए। जब पॉल ओ नील की प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो वहां मौजूद इन्वेस्टर्स इतने शॉक्ड थे जैसे रेस की स्टार्टिंग लाइन से भाग पड़े हों। एक इन्वेस्टर तो इतना परेशान हुआ कि लॉबी में जाके एक पब्लिक फोन से अपने टॉप क्लाइंट्स को कॉल किया, बेसिकली ये कहने के लिए कि एल्कोआ ने नए सीईओ के रूप में एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। पर कुछ ही महीनों में सब कुछ पलट गया। ओनील के लीडरशिप में 1 साल के अंदर एल्कोआ का प्रॉफिट स्काई हाई चला गया। जब ओनील 2000 में रिटायर हुए तब तक कंपनी की नेट इनकम ओरिजिनल से 5 गुना ज्यादा थी और मार्केट कैपिटलाइजेशन $27 बिलियन तक पहुंच गया था। मतलब जो किसी ने भी ओनील के सीईओ बनने के दिन एल्कोआ में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने डिविडेंड्स के रूप में 1 और मिलियन कमा लिया। और जब ओनील रिटायर हुए तो उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 गुना इंक्रीज हो चुका था। ये दिखाता है कि शुरुआती डाउट्स के बावजूद ओनील का फोकस ऑन वर्कर सेफ्टी एंड ओवरऑल एक्सीलेंस ने कंपनी को नई हाइट्स तक पहुंचाया और इन्वेस्टर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुए। तो जब पॉल ओनील एल्कोआ के सीईओ बने तो उन्होंने कंपनी को बदलने का एक अनोखा रास्ता चुना। पहले तो एल्कोआ की फैक्ट्रीज में हर हफ्ते कोई न कोई एक्सीडेंट होता था, लेकिन ओनील के सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करने के बाद कुछ फैक्ट्रीज में तो सालों तक कोई भी वर्कर चोटिल नहीं हुआ।
इस तरह कंपनी का इंजरी रेट यूएस एवरेज के मुकाबले में बहुत कम हो गया, एक 20वें तक गिर गया। ओ'नील का मंत्र था कि एक छोटी सी आदत या फोकस पॉइंट को बदलकर पूरी कंपनी में पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। उन्होंने सोचा अगर वो सेफ्टी को लेकर कंपनी की सोच बदल सकते हैं तो ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा और कंपनी के हर एस्पेक्ट पर असर डालेगा। उनका ये अप्रोच एकदम हिट हुआ। उन्होंने मुझसे यानी इंटरव्यूअर से कहा, आप लोगों को सीधे सीधे बदलने को नहीं कह सकते, ये तरीका काम नहीं करता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया फोकस ऑन वन थिंग। अगर मैं एक एरिया के आसपास की हैबिट्स को ट्रिगर कर सकता हूं तो वो पूरी कंपनी में स्प्रेड हो जाएगा। इस अप्रोच ने न सिर्फ एल्कोआ को दुनिया की सबसे सेफ कंपनीज में से एक बनाया, बल्कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त सुधार आया। ये दिखाता है कि लीडरशिप में विजन और एक फोकस्ड अप्रोच से बड़े चेंजेस लाए जा सकते हैं और ये चेंजेस ना सिर्फ एक एरिया में बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ओ'नील ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो कीस्टोन हैबिट्स पर आधारित थी। सोचिए कुछ खास हैबिट्स हैं जो एक तरह से डोमिनोज की चेन रिएक्ट करने जैसी होती हैं। एक को हिलाओ तो बाकी सब पर असर पड़ता है। ये कीस्टोन हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो न सिर्फ एक इंसान या एक टीम बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। ये आदतें काम करने, खाना, खेलना, जीना, खर्च करना और कम्युनिकेट करने के तरीके को बदल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस पाने के लिए हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। असल में सक्सेस उस टाइम शुरू होती है जब आप कुछ चुनिंदा लेकिन पावरफुल हैबिट्स या प्रायोरिटीज को पहचान कर उन्हें अपने फेवर में यूज करते हैं। जैसे कि ओ'नील ने सेफ्टी को अपना फोकस बनाया, जो एल्कोआ के लिए एक कीस्टोन हैबिट बन गई। इस एक हैबिट ने ना कि कंपनी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बल्कि उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय मोरल और फाइनेंशियल हेल्थ को भी सुधार दिया। तो अगर आप भी किसी चीज में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं तो पहले उन कीस्टोन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करिए जो बाकी सब कुछ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर उस हैबिट को डेवलप करने पे फोकस करिए। ये प्रोसेस समय के साथ सब कुछ बदल सकता है और आपको वो रिजल्ट डिलीवर कर सकता है जो आपको चाहिए। ये अप्रोच आपको एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट देता है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं और वो भी विदाउट ओवरवेल्म्ड महसूस किए। कीस्टोन हैबिट्स एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतों का एक सेट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ट्रैजेक्टरी को बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि माइकल फेल्प्स जैसे एथलीट के ओलंपिक चैंपियन बनने से लेकर कॉलेज स्टूडेंट के एकेडमिक्स में आउट परफॉर्म करने तक। फेल्प्स के केस में उनकी डेली रूटीन्स और स्विमिंग प्रैक्टिसेस की स्पेसिफिक हैबिट्स जैसे कि विजुअलाइजेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाया कि वो ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल्स जीत पाए। ये हैबिट्स फेल्प्स के परफॉर्मेंस को एक हाई लेवल पर कंसिस्टेंटली मेंटेन करने में मदद करती थीं, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहते। कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी हैबिट्स और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की वजह से अपने क्लासमेट से बेहतर परफॉर्म करते। उनके डेली रूटीन में पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स और ब्रेक टाइम्स को एफिशिएंटली मैनेज करना शामिल हो सकता है, जो उन्हें ज़्यादा समझ और याद रखने की क्षमता देता है। ऐसे ही कुछ लोग पर्सनल हेल्थ गोल्स अचीव करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। ये सब कीस्टोन हैबिट्स की वजह से पॉसिबल होता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और टाइम मैनेजमेंट। ये हैबिट्स ना सिर्फ उन्हें फिजिकली फिट रखती हैं बल्कि वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने और फैमिली टाइम मेंटेन करने में भी मदद करती हैं। एल्कोआ का एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है। पॉल ओ'नील के लीडरशिप में कंपनी ने सेफ्टी को अपना कीस्टोन हैबिट बनाया। ये डिसीजन न सिर्फ वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स को कम करने में मदद करते हैं बल्कि इसने एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव किया, जो अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट्स और स्टॉक परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। इन एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि कीस्टोन हैबिट्स
चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, फाउंडेशनल चेंजेस ला सकती हैं जो बड़े पॉजिटिव आउटकम्स जनरेट करती हैं। ये आदतें लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को उनके गोल्स अचीव करने में एम्पावर करती हैं और ऑफन ये चेंजेस उन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा होती हैं। रिसर्चर्स ने देखा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स होती हैं। ये विचार ये कहता है कि जैसे हर व्यक्ति के अपने पर्सनल हैबिट्स होते हैं, उसी तरह जब लोग एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो वो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ रूटीन्स या पैटर्न्स डेवलप करता है। इन पैटर्न्स को हम इंस्टीट्यूशनल हैबिट्स या ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स कह सकते हैं। जियोफ्री हॉडगसन, जो कि एक एकेडमिक हैं और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स पर रिसर्च करती हैं, ने ये बात हाईलाइट की है। उनका कहना है कि जिस तरह व्यक्ति अपनी हैबिट्स के थ्रू ऑपरेट होता है, उसी तरह ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एस्टैब्लिश्ड रूटीन्स या हैबिट्स के थ्रू फंक्शन करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल नासा का है। नासा के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स ने जानबूझकर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स या हैबिट्स को प्रमोट किया जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ज़्यादा रिस्क लेने के लिए एनकरेज करते हैं। मान लीजिए, जब भी नासा का कोई अननेम्ड रॉकेट टेक ऑफ के दौरान एक्सप्लोड हो जाता है तो उस डिपार्टमेंट के हेड्स इंटेंशनली ताली बजाते। इसका मतलब ये दिखाना होता था कि उनका डिपार्टमेंट कुछ नया ट्राई कर रहा है, और अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो भी ये सेलिब्रेट किया जाता है कि उन्होंने रिस्क लिया, कोशिश की। धीरे धीरे जब भी कुछ महंगा प्रोजेक्ट या रॉकेट फेल होता, मिशन कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठता। ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था जो लोगों को दिखाता था कि रिस्क लेने की और नए आइडियाज को आजमाने की सराहना की जाती है। फेलियर्स का दुख मनाने के बावजूद इस तरह का बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट बन गया, जिससे रिस्क टेकिंग और इनोवेशन को बढ़ावा मिला। ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने कल्चर और सक्सेस को शेप करने के लिए पॉजिटिव रूटीन्स या हैबिट्स को किस तरह से अडॉप्ट और प्रमोट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या EPA, जो 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, एक और एग्जाम्पल है जहां ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया। EPA का मेन काम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन को रेगुलेट करना है। जब EPA के पहले एडमिनिस्ट्रेटर विलियम रकलशॉस ने चार्ज लिया तो उन्होंने सोचा कि EPA को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उनके रेगुलेटर्स को ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, स्पेशली एनफोर्समेंट के मामले में। इसीलिए रकलशॉस ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स डेवलप करने का फैसला किया जो EPA के लॉयर्स और स्टाफ को एनफोर्समेंट एक्शंस या लॉ सूट्स फाइल करने के लिए एनकरेज करते थे। यहाँ तक कि जब भी EPA के लॉयर्स किसी लॉ सूट या एनफोर्समेंट एक्शन को फाइल करने की परमिशन मांगते तो उनका रिक्वेस्ट एक अप्रूवल प्रोसेस से गुजरता था, जहां पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये होती थी कि उन्हें आगे बढ़ने की ऑथराइजेशन मिल जाती। इसका मतलब ये था कि अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो तो जनरली उन्हें लॉ सूट या इन्फोर्समेंट एक्शन शुरू करने की परमिशन दे दी जाती थी। इस तरह का अप्रोच एक क्लियर मैसेज भेजता था कि EPA में अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अग्रेसिव स्टेप्स लेते हो तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन मिलता है। इस पॉलिसी के रिजल्ट के तौर पर 1975 तक EPA हर साल 1500 से ज़्यादा नए एनवायरमेंटल रूल्स इशू कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स को प्रमोट करके अपने स्टाफ को एक सर्टेन डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। रिसर्च बताती है कि कुछ छोटी आदतें जैसे कि परिवार के साथ डिनर करना या सुबह बेड बनाना बड़ी पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। जब एक फैमिली रोज साथ में डिनर करती है तो इसका असर बच्चों पर पड़ता है, उनकी पढ़ाई में सुधार होता है, वो इमोशनली ज़्यादा मैच्योर होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसी तरह सुबह उठकर अपना बेड बनाने वाले लोग अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बना पाते हैं और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। ये नहीं है कि सिर्फ डिनर साथ में खाने से या बेड बनाने से ही सब कुछ हो जाता है। असल में ये छोटी आदतें एक तरह से डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती हैं,
जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो वो आपको दूसरी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे फैमिली डिनर का टाइम एक ऐसा मौका होता है जब पेरेंट्स बच्चों से उनके दिन के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं और उन्हें गाइड कर सकते हैं। इससे बच्चों में इमोशनल स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सुबह बेड बनाने जैसी आदत आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, जैसे दिन का आगाज पॉजिटिव नोट पर होता है और ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको दिन भर प्रोडक्टिव रखने में मदद करता है। तो इन छोटी आदतों का असर सिर्फ उन टास्क तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आपके ओवरऑल बिहेवियर और लाइफस्टाइल पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं और आपको दूसरी बेनिफिशियल हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करती हैं। अगर आप अपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो कीस्टोन हैबिट्स पर फोकस करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। कीस्टोन हैबिट्स वो बेसिक आदतें हैं जो बाकी आदतों पर असर डालकर उन्हें बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इन्हें अपनाने से छोटे यानी स्मॉल विंस मिलते हैं जो बड़ी जीत की तरफ ले जाते हैं। ये हैबिट्स एक पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती हैं जिसमें एक अच्छी आदत दूसरे को जन्म देती है। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि पहले इन कीस्टोन हैबिट्स को पहचानो। इन्हें ढूंढना और पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशनल और ऑफन ओवरलुक्ड होती हैं। इन्हें फाइंड करने के लिए आपको उन विशेष लक्षणों पर ध्यान देना होगा जो ये हैबिट्स एग्जिबिट करती हैं, जैसे कि वो किसी तरह से दूसरी आदतों को इन्फ्लुएंस करती हैं या कैसे एक पॉजिटिव कल्चरल चेंज को प्रमोट करती हैं। एक बार जब आप इन कीस्टोन हैबिट्स को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेली रूटीन में इंटीग्रेट करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा चेंज बाकी सब में बड़ा असर ला सकता है। जैसे पॉल ओ नील ने एल्को में सेफ्टी के लिए कीस्टोन हैबिट बनाया जो न सिर्फ वर्क प्लेस इंजरीज को कम करने में मदद किया बल्कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया। हालांकि इस थ्योरी को प्रैक्टिकली लागू करना और उसका फायदा उठाना क्रिएटिविटी और थोड़ी बहुत इन्वेंटिवनेस की डिमांड करता है। अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस आइडिया को अपनाया है और अपने वर्क एनवायरनमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन हैबिट्स यानी कीस्टोन हैबिट्स का इस्तेमाल किया है। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजिक चेंजेस न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में सुधार ला सकती हैं। कीस्टोन हैबिट्स यानी कुछ खास आदतें जो एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती हैं, हर जगह पहचानने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, मगर अब आप इनको सही से पहचानो और इन पर काम करो तो आप अपनी जिंदगी या ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये आदतें अक्सर छोटी शुरुआत से होती हैं पर इनका असर काफ़ी बड़ा होता है, जैसे एक छोटा बीज जो बड़ा पेड़ बन जाता है। ये आदतें दूसरी आदतों को भी बेहतर बनाने का रास्ता बना देती हैं और एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करती हैं जहां हर कोई बदलाव और इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेटेड होता है। लू गर्स्नर ने IBM में यही किया जब उन्होंने कंपनी के रिसर्च और सेलिंग रूटीन्स पर फोकस करते हुए IBM को नए सिरे से बिल्ड किया। मकिन्सी एंड कंपनी एक कंसल्टिंग फर्म ने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की कल्चर को अपना कीस्टोन हैबिट्स को बनाया। ये हर प्रोजेक्ट के साथ इंटरनल क्रिटिक या समीक्षा करते हैं जो उनकी सर्विसेज को कॉन्टिन्यूसली बेहतर बनाने में मदद करता है। और गोल्डमैन सैक में हर फैसले के नीचे रिस्क असेसमेंट को एक कीस्टोन हैबिट के रूप में रखा गया है। मतलब हर डिसीजन लेने से पहले रिस्क को समझना और उसका असेसमेंट करना उनका कोर पार्ट है। इन एग्जाम्पल से समझ आता है कि एक छोटी सी आदत या फोकस कैसे बड़े चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स ला सकती हैं। चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कीस्टोन हैबिट्स के थ्रू बदलाव लाना पॉसिबल है। उस एजुकेशन के कोर में एक ऑल इम्पॉर्टेंट हैबिट पर इंटेंस फोकस है, विल पावर। कई स्टडीज दिखाती हैं कि विल पावर एक व्यक्ति की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कीस्टोन हैबिट है। 2005 की एक स्टडी में उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने 164 8th ग्रेड स्टूडेंट्स का अध्ययन किया।
उनके आईक्यूज और अन्य फैक्टर्स को मेजर किया, जिनमें उन स्टूडेंट्स की दिखाई गई विल पावर भी शामिल थी जिन्हें कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के टेस्ट द्वारा मापा गया। जो स्टूडेंट्स हाई लेवल्स ऑफ विल पावर दिखा रहे थे वो अपने क्लासेस में हायर ग्रेड्स अर्न करने और ज़्यादा सिलेक्टिव स्कूल्स में एडमिशन पाने के अधिक समर्थ थे। तो बात यह है कि सफलता में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। इस स्टडी में पता चला कि स्कूल के स्टूडेंट्स जो ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा विल पावर होती है, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन स्टूडेंट्स की आईक्यू के साथ साथ उनकी विल पावर को भी चेक किया गया, जैसे कि उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन्ड रिलेटेड टेस्ट दिए। जो बच्चे ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड या विल पावर वाले पाए गए, उन्होंने न सिर्फ बेहतर ग्रेड्स हासिल किए बल्कि उनके स्कूल में अटेंडेंस भी ज़्यादा थी। वो कम टीवी देखते थे और होमवर्क पर ज़्यादा समय लगाते थे। बेसिकली ये बच्चे पढ़ाई के हर पहलू में उन बच्चों से आगे थे जिनके पास शायद उतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टैलेंट है मगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो भी आप शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना एक ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट करेगा, चाहे उसका आईक्यू कम ही क्यों ना हो। इससे ये समझ आता है कि पढ़ाई हो या जिंदगी की कोई और फील्ड, विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये आपको न सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आपकी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में मददगार साबित होता है। विल पावर या इच्छा शक्ति को मजबूत करना और इसे एक आदत में बदलने का कॉन्सेप्ट काफ़ी दिलचस्प है। स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर हम विल पावर को एक आदत बना लें तो ये हमें नेचुरली और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के काम करने में मदद करती हैं। स्ट्रॉन्ग विल हमारी सोच, क्रिया और जीवन को प्रभावित करती हैं। जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करने का दृढ़ निश्चय करते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा को जगा देते हैं जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। स्ट्रॉन्ग विल का हमारे जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें समस्याओं और प्रश्नों का समाधान निकालने में सहायता प्रदान करती है। जब हम एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक शक्ति उस उद्देश्य तक पहुंचने में लग जाती है। इससे हमें रुकावटों का सामना कम करना पड़ता है और हम समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होते हैं। स्ट्रॉन्ग विल के प्रति संवेदनशील होने से हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए सहायता प्राप्त करते हैं और हमारा विश्वास अपने आप में मजबूत होता है। इससे हमें अपने जीवन में नई उन्नति मिलती है और हम नए उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए समर्पित हो जाते हैं। मानव जीवन एक अनंत संघर्ष है। हर दिन हर कदम पर हमें नई परेशानियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इस संघर्ष में हमारी इच्छा, साहस और दृढ़ निश्चय विल का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। विल हमारी सोच और कर्मों को एक दिशा देती है। ये हमें लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शित करती है। बिना इच्छा और संकल्प के हमें हमारा जीवन अधूरा लगेगा, जैसे एक ऐसा जीवन जिसमें गोल हो पर कोई डायरेक्शन ना हो। इस शक्ति का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये हमें एम्पावर करती है। जब हम अपने मन को एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं तो हमारी स्ट्रॉन्ग विल और मेहनत हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। हमारे विल हमारे विचारों और क्रियाओं को एक साथ बांधकर हमें अपने उद्देश्यों की तरफ ले जाने में सहायता करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जैसे कि एक सफलतापूर्वक बिजनेस शुरू करना या एक कठिन परीक्षा में सफलता पाना, तो उसकी विल उसको उस उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करती है। ये बात बिल्कुल सच है कि उसे उसकी मंजिल उसके दृढ़ संकल्प और मेहनत के परिणाम से ही मिल सकती है, पर वो शक्ति या भावना जो उसके अंदर दृढ़ निश्चय और मेहनत करने की इच्छा जगाती है, वो शक्ति ही विल है।
इसके अलावा विल हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब कठिनाइयों से गुजरना नामुमकिन लगने लगता है। इस समय सिर्फ हमारी विल हमारे साथ होती है और ये हमें हिम्मत और हौसला देती है। तो ऐसे समय में विल हमारी एक ऐसी सच्ची साथी बनती है जो हमें अंत तक हार नहीं मानने देती। विल का महत्व ये भी है कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ उत्साहित होते हैं तो हमारा तन मन भी उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें सारी मुश्किलें पार करने की क्षमता मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि विल हमारे जीवन का एक महान साथी है जो हमें उद्देश्यों की तरफ ले जाता है, हमें हौसलों से भर देता है और हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करता है। इस शक्ति के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, लेकिन जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। विल हमारे मानसिक और भौतिक व्यवहार पर एक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विल का व्यापक व्यक्तित्व हमारे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है और हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। विल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे शरीर की हर क्रिया, हर एक सोच विल से जुड़ी होती है। इस प्रकार विल यानी इच्छा शक्ति हमारे भौतिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। आइए इन्हें और गहराई से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, विल यानी इच्छा शक्ति एक भौतिक व्यक्तित्व का पहला सिद्धांत है शारीरिक स्वास्थ्य। विल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि हम दृढ़ इच्छा के साथ किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने खाने पीने और व्यायाम की आदतों पर ध्यान देते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसका दूसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास। यदि हम एक उचित दृष्टि से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने काम में अधिक समर्थ हो जाते हैं। हम अपने कार्यों को निश्चित रूप से और सही तरीके से करने में सफलता पाते हैं। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम एम्पावर्ड महसूस करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने इरादों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ इच्छा रखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अपने आप पर विश्वास करता है और मुश्किलों का सामना करने में हिम्मत रखता है। आखिरी सिद्धांत है दृष्टि और सोच की शक्ति। विल व्यक्ति की दृष्टि और सोच की शक्ति को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति दृढ़ इच्छा से किसी उचित लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसकी दृष्टि और सोच भी उस लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो जाते हैं। इससे उसका नजरिया सकारात्मक हो जाता है और वो मुश्किलों का सामना करने में समर्थ हो जाता है। विल हमारे रोजाना किए जाने वाले कामों से भी प्रभावित होता है। यदि हम दृढ़ इच्छा से उन कार्यक्रमों को निपटने का संकल्प लेते हैं तो हम उन्हें सफलता से अंजाम तक पहुंचने में सफलता पाते हैं। इस प्रकार विल का व्यापक व्यक्तित्व हमारे जीवन के भौतिक और मानसिक पहलुओं को प्रभावित करता है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, दृष्टि और सोच की शक्ति को विकसित करने में और रोजाना किए जाने वाले कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में विल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विल एक व्यक्ति को उसकी दृढ़ इच्छा के साथ उचित दिशा में अग्रसर होने का माध्यम बनाता है और उसे अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। एंजेला डकवर्थ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि जिन लोगों में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल होता है उनको देखकर अक्सर यह महसूस होता है कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन असल में उन्होंने अपनी विल पावर को इतना मजबूत और ऑटोमेटिक बना लिया होता है कि उन्हें हर वक्त इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये उनके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। विल का मानसिक व्यक्तित्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थितियों पर विल का गहरा असर होता है। आइए इन्हें और गहराई से समझें। पहला, विल के मानसिक व्यक्तित्व का पहला सिद्धांत है संकल्प और लक्ष्य। विल व्यक्ति के संकल्प और लक्ष्य को प्रभावित करता है।
जब हम किसी उचित लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और उसके लिए दृढ़ इच्छा रखते हैं तो हमारे विचार उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहायताकार विचार और संकल्प बनाते हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, मानसिक सामर्थ्य। विल हमारे मानसिक सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। यदि हम अपने विचारों को दृढ़ इच्छा के साथ परिवर्तित करते हैं तो हम अपने मानसिक सामर्थ्य को भी विकसित करते हैं। हम अपने विचार से जुड़ी मुश्किलें आसानी से पार करने में सफलता पाते हैं। विल के मानसिक व्यक्तित्व का तीसरा सिद्धांत है खुद पर नियंत्रण रखना। विल व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यदि हम अपने मन को दृढ़ इच्छा से नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को उचित दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाते हैं। चौथा, सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करना। विल व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। जब हम अपने मन को दृढ़ इच्छा के साथ एक उचित दिशा में ले जाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भरा हुआ देखते हैं। हमने पहले देखा कि मानसिक दृष्टि से विल का महत्व क्या है। अब हम व्यक्ति के भौतिक पहलू यानी कि मानसिक तथा शारीरिक तौर पर विल को समझते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने 1960 में किया था, इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझाता है। इस एक्सपेरिमेंट में 4 साल के बच्चों को विल पावर टेस्ट के लिए एक सिचुएशन में रखा गया था। उन्हें एक मार्शमैलो दिया गया और बोला गया कि अगर वो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने वेट नहीं किया और जैसे ही रिसर्चर कमरे से बाहर गए मार्शमैलो खा लिया, पर लगभग 30% बच्चों ने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया और वेट करने का रिवॉर्ड पाया, यानी उन्हें 2 मार्शमैलोज मिले। इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने देखा कि कौन से बच्चे सेल्फ कंट्रोल या विल पावर को मेंटेन करने में सक्सेसफुल थे। इससे ये लेसन मिला कि अगर हम विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन को एक आदत के रूप में डेवलप कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली काम करता है, बिना कि हमारे हर समय इसके बारे में सोचे बिना। ये आदत बन जाने के बाद हम अपने गोल्स को ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, पर्सनल गोल्स हो या फिर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। इस लॉन्ग टर्म स्टडी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलती है कि बचपन में दिखाया गया सेल्फ कंट्रोल या विल पावर बड़े होने पर व्यक्ति के जीवन पर कैसे असर डालती है। सालों बाद जब रिसर्चर्स ने उन बच्चों का फॉलो अप किया जो उस फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, तो उन्होंने पाया कि जिन बच्चों ने बचपन में पेशेंस दिखाया था और ग्रेटिफिकेशन को डीले करना सीखा था, उनका फ्यूचर काफ़ी बेहतर था। ये बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचकर एकेडमिकली ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनके ग्रेड्स बेहतर थे और सेट स्कोर्स में भी उनके एवरेज 210 पॉइंट्स ज़्यादा थे। यानी कि जो बचपन में एक छोटी सी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना सीखे, वो बड़े होकर पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। और यही नहीं, ये बच्चे सोशली भी ज़्यादा अडेप्टेबल थे, उनमें दोस्त बनाने की क्षमता ज़्यादा थी और वो ड्रग्स जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज़ से भी दूर थे। इसका मतलब ये है कि बचपन में दिखाया गया पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल जिंदगी के कई पहलुओं में मदद करता है। ये बच्चे न सिर्फ एकेडमिकली और सोशली सक्सेसफुल हुए, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में आने वाली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने की क्षमता भी दिखाई। उन्होंने सीख लिया था कि कैसे समय पर क्लास में पहुंचना है, कैसे अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करना है, कैसे नए दोस्त बनाने हैं और कैसे पीयर प्रेशर का सामना करना है। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि बचपन में विकसित की गई सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स या विल पावर व्यक्ति को उनकी पूरी जिंदगी भर एक एडवांटेज देती है। ये उन्हें न सिर्फ स्कूल और कॉलेज में बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी मदद करती है, जैसे कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में और हेल्दियर लाइफ चॉइसेस करने में। साइंटिस्ट ने ये समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए कि कैसे बच्चों में सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स या विल पावर को एनहांस किया जा सकता है।
उन्होंने पाया कि बच्चों को छोटे छोटे ट्रिक्स सिखाकर, जैसे कि जब टेम्पटेशन हो तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ड्राइंग बनाना, या फिर जो चीज़ टेम्पटेशन क्रिएट कर रही है उसके अराउंड एक इमेजिनरी फ्रेम बनाकर उसे एक तस्वीर की जगह इमेजिन करना, उनका सेल्फ कंट्रोल या विल पावर बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। ये ट्रिक्स बच्चों को सिखाती थी कि कैसे वो रियल टेम्पटेशन को कम पावरफुल बनाएं बाय इमेजिनिंग इट इन अ डिफरेंट वे, जिससे उनका ध्यान भटके और वो उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाएं। 1980s तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि विल पावर या सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी स्किल है जो सीखी जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे बच्चों को गणित या थैंक यू कहना सिखाया जाता है। यानी कि विद द राइट स्ट्रैटेजीज एंड ट्रेनिंग बच्चों को ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनाया जा सकता है। लेकिन इस रिसर्च एरिया को ज़्यादा फंडिंग या सपोर्ट मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम पर विल पावर इतना पॉपुलर सब्जेक्ट था नहीं। बहुत से रिसर्चर्स ने देखा कि उन्हें अपनी रिसर्च के लिए ज़रूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने रिसर्च इंटरेस्ट को दूसरे सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर लिया। ये दिखाता है कि कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज को समझने या उन पर आगे बढ़ने के लिए सोसाइटल इंटरेस्ट और फंडिंग का होना भी ज़रूरी होता है। पार्ट 3, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज़। सामाजिक बदलाव या मूवमेंट्स का आरंभ और उनका विकास, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है स्ट्रॉन्ग टाइज यानी गहरे संबंधों और वीक टाइज यानी कमज़ोर संबंधों के बीच, और नए हैबिट्स या पहचानों के सृजन के बीच। मान लीजिए एक छोटी सी कॉलोनी का उदाहरण लेते हैं, जहां कुछ लोग प्रदूषण के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करते हैं। ये मूवमेंट उनके बीच के मजबूत संबंधों यानी कि गहरी दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों से जन्म लेती हैं। इन संबंधों से आरंभिक विश्वास और सपोर्ट मिलता है जो मूवमेंट को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। फिर जब ये मूवमेंट थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ लेता है, तब ये वीक टाइज के जरिए आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया, पड़ोसी और वर्क प्लेस के कैजुअल एक्वेंटेंसेस के जरिए। ये कमज़ोर संबंध मूवमेंट को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं, जो शायद सीधे तौर पर इस मूवमेंट से जुड़ा ना हो, लेकिन इसके कॉज से प्रभावित होकर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। अब आगे चलकर इस मूवमेंट की सस्टेनेबिलिटी और इसकी डेप्थ उस समय निर्धारित होती है जब इसके लीडर्स पार्टिसिपेंट्स को नए हैबिट्स या टास्क असाइन करते हैं। मान लीजिए अगर प्रदूषण विरोधी मूवमेंट में हर पार्टिसिपेंट से कहा जाए कि वो हर हफ्ते कुछ घंटे कम्युनिटी सर्विस या सफाई अभियान में बिताए, तो ये नई हैबिट उन्हें मूवमेंट से ज़्यादा जुड़ा महसूस कराएंगी और एक नई पहचान और ओनरशिप की भावना उत्पन्न करेगी। मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट 1955 यानी 1955 में शुरू हुआ एक पाइवटल इवेंट था, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी द्वारा सिविल राइट मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रोजा पार्क्स के बस में अपनी सीट एक वाइट पैसेंजर्स के लिए ना छोड़ने के निश्चय ने एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट को जन्म दिया, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज के मजबूत नेटवर्क और नए हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज के सृजन की नींव पर ही संभव हो पाया। रोजा पार्क्स का एक्ट और उसके बाद शुरू हुई मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट मूवमेंट अफ्रीकन अमेरिकन चर्चेज और NAACP यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल जैसे सामुदायिक संगठनों के स्ट्रॉन्ग टाइज पर निर्भर था। ये संगठन पहले से ही मजबूत संबंधों और एकजुटता के नेटवर्क का निर्माण कर चुके थे। इन संगठनों ने कम्युनिटी मेंबर्स को एकजुट किया और उन्हें बॉयकॉट के लिए प्रेरित किया। रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि मॉन्टगोमेरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन MIA के प्रथम अध्यक्ष बने, उन्होंने अपनी लीडरशिप और प्रभावशाली भाषण की शक्ति से इन मजबूत संबंधों को और भी मजबूत किया। मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट ने वीक टाइज के महत्व को भी उजागर किया। न्यूज़पेपर्स, रेडियो और इवेंचुअली नेशनल टेलीविजन के थ्रू ये मूवमेंट नेशन वाइड अवेयरनेस बन पाया। जैसे जैसे इस मूवमेंट की खबर फैली, लोग जो डायरेक्टली इससे प्रभावित नहीं थे वो भी इसके सपोर्ट में आ गए।
ये कमजोर संबंध जैसे कि सामाजिक समर्थता से दूर के लोगों से जुड़ने की क्षमता ने इस मूवमेंट को एक नेशनल लेवल पर विजिबिलिटी और सपोर्ट प्रदान किया। मॉन्टगोमेरी बस बायकॉट ने नए हैबिट्स का सृजन किया, जैसे कि कारपूलिंग और वॉकिंग ग्रुप्स। अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय ने बस सर्विस को बॉयकॉट करते हुए अपने ट्रांसपोर्ट के ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढे। इससे एक नई पहचान और आत्मनिर्भरता की भावना का सृजन हुआ, जो कि मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स को और भी अधिक कमिटेड बनाती गई। इन नई हैबिट्स और स्ट्रेटजीज ने समुदाय को एकजुट रखा और उन्हें एक नई डायरेक्शन दी, जो कि अल्टीमेटली उनके अधिकारों के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हुई। मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट का समापन 1956 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बस सेग्रीगेशन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के साथ हुआ, जो एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी सिविल राइट मूवमेंट्स के लिए। ये इवेंट दिखाते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग टाइज, वीक टाइज और नई हैबिट्स का एक साथ आना किसी भी सामाजिक मूवमेंट को उसकी पूर्ण क्षमता तक ले जा सकता है और उसकी व्यक्तिगत, सामुदायिक और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ठीक उसी तरह इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें स्ट्रॉन्ग टाइज, वीक टाइज और नए हैबिट्स के निर्माण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका परिणाम भारत की आज़ादी में हुआ। इस मूवमेंट को समझने के लिए हम कुछ की इवेंट्स और फिगर्स की ओर देखते हैं, जो इन तीनों आवश्यक तत्वों को दर्शाते हैं। महात्मा गांधी और उनके निकट साथियों के बीच के मजबूत संबंधों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, जो एक अहिंसक विरोध था ब्रिटिशर्स द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ। ये मार्च स्ट्रॉन्ग टाइज की एक मिसाल थी, जिसमें गांधी जी और उनके अनुयायी, जो एक दूसरे पर गहरा विश्वास रखते थे, एक लंबी यात्रा पर निकले। ये गहरे संबंध उन्हें एकजुट रखते थे और उनकी संकल्प शक्ति को बढ़ाते थे। पर स्वदेशी मूवमेंट, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, ने भारत भर के लोगों को ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करके और स्वदेशी गुड्स का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस मूवमेंट ने वीक टाइज का उपयोग किया, जैसे कि सामाजिक संगठन, समाचार पत्र और जन संभाषण, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और एक विचार के रूप में ब्रिटिश राज के खिलाफ एकता बनाने में मदद करता था। ये कमजोर संबंधों के मजबूती में बदलने की शक्ति थी, जो देश भर में चेतना जगाने में सक्षम बनी। 1946 में भारतीय नवल म्यूटिनी और आज़ाद हिंद फौज यानी INA के गठबंधन ने नए हैबिट्स और पहचान का सृजन किया, जिनमें भारतीय सेना के सदस्यों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध किया। INA सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ने देशभक्ति और स्वतंत्र भारत की पहचान को मजबूत किया। ये नई हैबिट्स और पहचान, जैसे कि देश प्रेम और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता, ने भारतीयों को एक नई दृष्टि से अपने आप को देखने और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान देने को प्रेरित किया। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाते हैं कि कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने स्ट्रॉन्ग टाइज के मजबूत विश्वास और समर्पण, वीक टाइज के माध्यम से एक बड़े समुदाय को संयोजित करने और उन्हें नए हैबिट्स और पहचानों के सृजन के द्वारा एक मजबूत और स्वयं संचालित आंदोलन को जन्म देने में मदद करते थे। ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल एक सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाते थे, बल्कि एक राष्ट्र की डेस्टिनी को भी बदल देते थे। इसीलिए सामाजिक आदतों का अध्ययन और उनके निर्माण के तरीके समझना व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव को प्रेरित करने की कुंजी है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट या रोजा पार्क्स का बस में अपनी सीट ना छोड़ने का निश्चय, ये सब स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज और नए हैबिट्स के निर्माण की नींव पर खड़े होते हैं। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि कैसे एक मूवमेंट तब तक अपने पूरे प्रभाव को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके तीनों आवश्यक तत्व स्ट्रॉन्ग टाइज, वीक टाइज और नई हैबिट्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ना हो जाएं। ये समझना कि सामाजिक आदतों का गहन अध्ययन क्यों जरूरी है, ये भी इसीलिए क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक और वैश्विक स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है।
दोस्तों, आज हमने सीखा हैबिट लूप, विल पावर की भूमिका और स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज का महत्व। ये सभी अवधारणाएं हमारे दिनचर्या और सामाजिक बदलावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए इन सभी इनसाइट्स का एक सारांश प्रस्तुत करते हैं। हैबिट लूप, जो कि क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड से बना होता है, हमारे व्यवहारिक पैटर्न्स को समझने का एक केंद्र बिंदु है। ये समझाता है कि कैसे हमारी आदतें बनती और टूटती हैं। क्यू हमें एक स्पेसिफिक बिहेवियर करने में ट्रिगर करता है। रूटीन वो व्यवहार है जो हम फॉलो करते हैं, और रिवॉर्ड वो पॉजिटिव आउटकम होता है जो हमें उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इस अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं और जो आदतें हमें नापसंद हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। विल पावर एक सीखने योग्य क्षमता है जो हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने में मदद करना सिखाती है। जैसे कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाने से उनकी सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स बढ़ती हैं, वैसे ही हम अपने विल पावर को मजबूत कर आदतों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं बिना हर समय कॉन्शियस एफर्ट डाले। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि विल पावर भी एक सीमित संसाधन है, इसलिए उसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए। सामाजिक बदलाव या मूवमेंट्स की सक्सेस में स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्ट्रॉन्ग टाइज, जैसे कि दोस्ती और करीबी परिचय, एक मूवमेंट को इनिशियल सपोर्ट और विश्वास प्रदान करते हैं, जबकि वीक टाइज, जैसे कि पड़ोसी और सोशल मीडिया एक्वेंटेंसेस, मूवमेंट्स को व्यापक पहुंच और सपोर्ट देते हैं। इन दोनों प्रकार के संबंधों का समावेश और नई हैबिट्स और पहचानों का सृजन एक मूवमेंट को सस्टेनेबल बनाते हैं और इसे एक क्रिटिकल मास तक पहुंचाते हैं। सामाजिक आदतों और व्यक्तिगत हैबिट्स के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं। हैबिट लूप और विल पावर की समझ, साथ ही स्ट्रॉन्ग और वीक टाइज की भूमिका हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं और एक सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। ये ज्ञान हमें अधिक सक्रिय, जागरूक और बदलाव लाने वाले नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शित करता है। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत आदतों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन हमें अपने और अपने समाज को बेहतर समझने की कुंजी प्रदान करता है, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो या सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हो। इन अवधारणाओं का ज्ञान और उपयोग हमें अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में और अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अधिक सशक्त होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते एक प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, हमेशा स्वस्थ रहिएगा और बेटर लाइफ चैनल पर आकर अलग अलग इंटरेस्टिंग किताबों की समरी सुनते रहिएगा। मिलूंगी आपसे एक और नई किताब के साथ। अगर आप किसी किताब की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।